हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। 14 के स्टडीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऑफ चैप्टर इनसाइडर ट्रेडिंग, SCST रेगुलेशंस एंड बायबैक। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो ये होने वाला है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरा आखिरी तक देखना है। हर केस स्टडी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको अच्छे से मुझे सुनना है, कैसे क्या पढ़ना है, इंटरप्रीट करना है। आई होप ऑलरेडी 11 केस स्टडीज वाला जो आपने वीडियो है वो देख लिया होगा। इट वॉज अबाउट ICDR एंड LODR, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नहीं देखा है पहले जाके वो देख लो, नहीं देखा है पहले वो जाके देख लो, और उसके बाद ये 14 केस स्टडीज देखो। तो 11 + 14 25 केस स्टडीज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप इस इनिशिएटिव में आप मेरे साथ हो। वीडियो लाइक करके बता दो मेरे साथ हो कि नहीं, मेरे सारे SLCM के वीडियोस आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। लाइक से मुझे पता चल जाएगा, तो डू लाइक द वीडियो इफ यू आर एक्चुअली फॉलोइंग माय ऑल वीडियोस ऑफ SLCM। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पे आ जाइए। लेट्स स्टार्ट इनसाइडर ट्रेडिंग केस स्टडीज, ठीक है। सम केस स्टडीज, सम इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर केस स्टडीज ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग आपको पता ही है, लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होता है, तो लिस्टेड कंपनी ही है। नेक्स्ट डायल लिमिटेड इंक्रीज फ्रॉम 10 rupees to a high of 50 rupees, that is the rise of 500% during the period 1st April 2018 to 30th September 2018, ठीक है। 6 months के पीरियड में ये सब हुआ है। NDL had entered into a share purchase agreement। तो बैकग्राउंड में क्या हुआ था वो आपको बता दिया जा रहा है कि शेयर परचेस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। 1-to-1 जो नेगोशिएट करके आप शेयर परचेस एग्रीमेंट करते हो विथ द प्रपोज्ड एक्वायरर to acquire 40% of the subscribed equity capital as on 31st August 18, which would result in change of management। आ रहा है क्लियर? क्लिक होना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग अगर आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो ये क्लिक होना चाहिए कि लिखा हुआ है, खुद ही लिख के दे दिया है, चेंज इन मैनेजमेंट, ठीक है, कि ये 40% से मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा। तो आपको अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही दिया है कि इट विल अमाउंट टू चेंज इन मैनेजमेंट, चेंज इन कंट्रोल, ठीक है। दिस इनिशियल डिस्कशन ऑन द डील वॉज मेड ऑन 1st April, ठीक है। डिस्कशन स्टार्ट हुए थे 1st April को, पर कॉन्क्रीट एग्रीमेंट साइन हुआ था 25th April को, ठीक है। दो डेट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आएगा। तो नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे 1st April को एंड डील क्रैक हो गई थी, एग्रीमेंट साइन हो गया था ऑन 25th April 2018। ड्यूरिंग 1st April to 30th September, प्रमोटर एंड हिज वाइफ डेल्थ इन द स्क्रिप्ट ऑफ नेक्स्ट डायल, ठीक है। तो ये नहीं करना था पर उन्होंने किया है, इसलिए तो क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आई क्यों रहे कि भाई ये चल रहा है आपका चेंज इन मैनेजमेंट और इस दौरान आप खुद इनसाइडर हो, प्रमोटर हो, वाइफ भी उसमें आएगा, इनसाइडर में आएगा, और आप उसी में डील कर रहे हो जो कि मना किया हुआ है। अब जब आप उस डील में खुद इन्वॉल्व हो तो ये तो अज्यूम किया ही जाएगा ना कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आप वो डील्स कर रहे हो, या जो ट्रेडिंग कर रहे हो आप उसी इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कर रहे हो। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछा है, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ PIT रेगुलेशंस, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1, नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन है, डिफाइन UPSI। डिफाइन UPSI, तो ये केस स्टडी थोड़ी है, ये तो डायरेक्ट डिफाइन बोलो क्या रहता है। UPSI इंक्लूड्स, क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, हर मटेरियल इंफॉर्मेशन आती है UPSI में, और स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स, डिविडेंड, चेंज इन मैनेजमेंट मतलब मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, टेक ओवर, ये वो सब जो भी कंट्रोल जिसमें भी चेंज होता है या बहुत बड़ा चेंज आता है। फिर है चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। चेंज इन KMP, याद आ रहा है ये सारा, तो वही है बस डिफाइन, मतलब वो पूरे क्लॉजेस आपको लिखने। सेकेंड इज वेदर देयर वॉज एनी UPSI, इस केस में UPSI है क्या, वो तो देख ही रहा है ना, लिखा है 40% इक्विटी चेंज हो रहा है एंड इट विल अमाउंट टू चेंज इन मैनेजमेंट, और चेंज इन मैनेजमेंट को ही क्या कहते हैं आप, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, इसी में इंक्लूडेड होगा, बरोबर। तो यस इट्स अ पार्ट ऑफ UPSI, क्योंकि डेफिनेशन ऊपर ही आप लिखोगे, पहले क्वेश्चन में ऊपर ही डेफिनेशन लिख दिया ना, उसी में फिर आपको बताना पड़ेगा इट विल अमाउंट टू UPSI एज इट इज कवर्ड इन मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, टेक ओवर, या जो भी है, रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो यस दिस इज
यूपीएसआई, और अब पूछा है व्हाट विल बी द डेट ऑफ यूपीएसआई। डेट क्या होगा, यूपीएसआई कब जनरेट हुई है? जब नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे तब जनरेट होती है, या जब कॉन्क्रीट एग्रीमेंट साइन हो जाता है तब होता है? सोच के देखो कि जब नेगोशिएशन हो रहे हैं, क्या पक्का पता होता है एग्रीमेंट हो ही जाएगा? सोच के देखो, सवाल पूछो अपने आप से कि जब मैं कोई चीज नेगोशिएट कर रहा हूं, हमेशा वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, हमेशा वो एग्रीमेंट होना ही है? मतलब अगर वो चीज कैंसिल हो गई तो कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, नेगोशिएशंस बरोबर हुई नहीं और वो चीजें कैंसिल हो गई। आ रहा है को समझ में? तो नेगोशिएशन से कुछ नहीं होता, नेगोशिएशन कैन नॉट बी द बेसिस। नेगोशिएशन सिर्फ हवा में है, कुछ हुआ थोड़ी है, कोई बाइंडिंग फोर्स क्रिएट ही नहीं हुआ है, बाइंडिंग क्रिएट होना चाहिए। तो बाइंडिंग कैसे क्रिएट होता है? एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर हुआ था तब मतलब वो चीज आपको करनी पड़ेगी, आप बाइंड हो जाते हो। तो जिस डेट पे आप बाइंड हो जाते हो उस डेट पे यूपीएसआई जनरेट होती है, विच इज द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट ऑन 25 अप्रैल 2018। तो डेट ऑफ यूपीएसआई हमेशा क्या आएगी? साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। इस केस में कितनी है? 25 अप्रैल 2018। और फिर पूछा है व्हाट आर द फैक्टर्स, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, अलग से भी पूछा जा सकता है। What are the factors to be taken into account by the adjudicating officer while imposing penalty for the act? याद आ रहा है? ये सब सेबी सिक्रा में आपने पढ़ा हुआ है। तो क्या फैक्टर होता है कि भाई कितने लोगों को नुकसान हुआ है, एक्सटेंट ऑफ लॉस कितना हुआ है, अनफेयर एडवांटेज कितना लिया गया है, बराबर? ये सब 3 फैक्टर्स होते हैं। याद आ रहा है कुछ 3 फैक्टर्स? तो आ जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में? बहुत सिंपल है, 2 तो थ्योरी क्वेश्चन है, 2 ही इसमें केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस थे। आ जाओ एक बार ऊपर ऊपर से फटाफट देख लेते हैं। देखो तो यूपीएसआई क्या है भाई? एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपनी और इट्स सिक्योरिटीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली दैट इज नॉट जनरली अवेलेबल, ठीक है, जो जनरली अवेलेबल नहीं है, और जब वो जनरली अवेलेबल हो जाएगी वो प्राइस को अफेक्ट करेगी, मतलब वो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज लाइकली टू मटेरियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एंड शैल ऑर्डिनरीली इंक्लूडिंग, ठीक है। तो उन्होंने कुछ खुद ही इंक्लूड करके दे दिया है कि हमारे हिसाब से ये सारी चीजों को मटेरियल माना जा सकता है और ये सब लाइकली है कि जब भी अनाउंस होंगे तो प्राइस को अफेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है, इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है तो वो भी आएगा। इन्होंने एक सैंपल लिस्ट खुद के तरफ से दे दी है कि हमारे हिसाब से तो आएंगे आएंगे, बाकी आप अपना जजमेंट लगाते बैठो। और भी जो इवेंट्स होते हैं और भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी प्राइस सेंसिटिव हो सकती है, आप उसको अपने पॉलिसी के हिसाब से कवर करो। पर इन्होंने खुद होके 5 क्लॉज दिए हुए, ठीक है। तो सब सेम ही है जो मैंने आपको बताया। फाइनेंशियल रिजल्ट्स, डिविडेंड, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, डीलिस्टिंग, डिस्पोजल, बेच दिया, कंपनी को बेच दिया, कोई अंडरटेकिंग को बेच दिया, कोई यूनिट को बेच दिया, ठीक है, डिस्पोजल, एक्सपांशन भी आएगा, और एनी सच ट्रांजैक्शंस एंड चेंजेस इन केएमपी, ठीक है, ये सब स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। तो ये हो गया पहला। फिर पूछा है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है क्या, तो पूरा वही पहले डेफिनेशन फिर से आपने लिखा है, ठीक है, कि ये नेगोशिएशन में इन्वॉल्व थे और ये अलीज किया जा रहा है कि प्रमोटर ने डील किया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूपीएसआई, और बाकायदा उसको कम्युनिकेट भी किया हुआ है, जो मना किया हुआ है वाइफ को भी कम्युनिकेट किया ना, ठीक है। तो वो दिया है कि एडिशनली ही हैज ऑल्सो कम्युनिकेटेड और काउंसिल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएसआई टू हिज वाइफ हु इन टर्न हैज ऑल्सो ट्रेडेड इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये पॉइंट भी लिखना है, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये भी लिखना है कि खुद भी ट्रेड नहीं कर सकते एज ए इनसाइडर, वाइफ को भी कम्युनिकेट करके उन्होंने भी ट्रेडिंग की है, ठीक है। तो वो भी कम्युनिकेट वाला भी रूल आपने तोड़ा है। और फिर देखो दिया हुआ है द डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग, जो अपन ने ऊपर अभी लिखा, अमालगमेशन, मर्जर, टेकओवर और डिस्पोजल ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग, सो यूपीएसआई वॉज एग्जिस्टेड, ठीक है। तो इसमें सब वो कवर माना जाएगा क्योंकि कंट्रोल चेंज हो रहा है, ठीक है। और कब यूपीएसआई जनरेट होती है? व्हेन द शेयर परचेज एग्रीमेंट वाज साइन, ठीक है, एंड यूपीएसआई इज कंसिडर्ड टू ओरिजिनेटेड ऑन 25 अप्रैल 2018। और फिर ये जो 3 टिपिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 15J ऑफ सेबी एक्ट, ठीक है, क्या? पहला डिसप्रपोर्शनेट गेन या अनफेयर एडवांटेज जो आपने गेन किया है, या सामने वाले को कितना लॉस हुआ है, अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू द इन्वेस्टर, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट एंड रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट। वन टाइम है कि ये बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है तो ज्यादा पेनल्टी चार्ज होगी, ठीक है। सिंपल है, 2 एकदम थ्योरी क्वेश्चंस थे और 2 ही थे
जो टिपिकल केस स्टडी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये बहुत ही सिंपल है, पढ़ा होगा तो ही ख्याल में आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो पहले पढ़ो। ये टॉपिक पढ़ा होगा तो ही ख्याल में आएगा, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दो। हु कैन बी अ कंप्लायंस ऑफिसर? कंप्लायंस ऑफिसर की डेफिनेशन है, स्पेशल डेफिनेशन है कंप्लायंस ऑफिसर की अंडर इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, वो आपको पढ़नी होगी। उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन है कि हु कैन बी अ कंप्लायंस ऑफिसर अंडर सेबी पीआईटी रेगुलेशंस? Will an engineering graduate from a top engineering college with 5 years of experience working as a CTO, Chief Technical Officer, be a compliance officer? Discuss. पढ़ा होगा तो ख्याल में आएगा, compliance officer की डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। तो पहले आप पढ़ लो, compliance officer की डेफिनेशन जाके पढ़ लो और उसके बाद इसको पढ़ो। ठीक है, तो compliance officer में क्या होता है? कॉम्प्लायंस ऑफिसर कोई भी बन सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है, बस कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए कि आपको बेसिक इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, बेसिक कॉम्प्लायंस चेक करते आना चाहिए सेबी गाइडलाइंस का, इतना नॉलेज या इतना एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। मतलब कोई डिग्री स्पेसिफाइड नहीं है इसमें, बट क्वालिटीज वगैरह दी हुई है। ठीक है, तो लॉ इंटरप्रीट करते आना चाहिए, लॉ का कॉम्प्लायंस आपको समझते आना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको समझ में आनी चाहिए, आप फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए। तो ये है क्या? नहीं, ये तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे लॉ का कॉम्प्लायंस, फाइलिंग्स कैसे समझेगी? कोई चांस नहीं है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई ना रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस जो है वो भी एज अ टेक्निकल ऑफिसर है, जो कि अलग फील्ड है, और जो नॉलेज है, जो डिग्री है, वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड की नहीं है, लॉ बैकग्राउंड की नहीं है। तो ना नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं है, तो क्या बेसिस पे आप उसको कॉम्प्लायंस ऑफिसर बनाओगे? नहीं बना सकते। ठीक है, तो टेक्निकल क्या है, आइए पढ़ते हैं। अब काफी बच्चों का मैं वही पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ फाइनल आंसर पता होने से कुछ नहीं होता। खुश हो जाते हैं, अरे वाह मेरे को तो आ गया, मैंने केस स्टडी छोड़ा ली, वाह मेरे को आ गया। कुछ नहीं होता, इससे कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आप उसको कैसे लिखते हो, आपकी अप्रोच कितना टेक्निकली आप उसको बैलेंस करते हो, उस पर मार्क्स होते हैं। फाइनल आंसर यस नो लिख के आओगे, 0 मार्क मिलेंगे, मैं बता रहा हूं। 1 मार्क भी एक्सपेक्ट मत करना, सर मैंने फाइनल आंसर तो सही लिखा था। अरे उसके लिए थोड़ी क्वेश्चन पूछा था। केस स्टडी क्यों पूछी जाती है? केस स्टडी क्यों पूछी जाती है? आपका इंटरप्रिटेशन चेक करने के लिए कि आपको लॉ आता है कि नहीं, लॉ को आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, और फिर जो भी फाइनल आंसर आएगा, मेन आपका प्रोसेस चेक किया जाता है कि आपको लॉ आता है कि नहीं, लॉ को फिर अप्लाई करते आता है कि नहीं सिचुएशन में। फाइनल आंसर के लिए नहीं होता है केस स्टडी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लायंस ऑफिसर का क्या डेफिनेशन है, फटाफट। ठीक है, कोई भी बन सकता है, मैंने बताया इसमें, एनी सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेटेड। सो कंडीशंस क्या आप ध्यान देना, उस पर भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, या हो सकता है नीचे आया हो अपन जो पढ़ने वाले। तो एक है सीनियर ऑफिसर होना चाहिए, नए नवेला, कोई ट्रेनी है, कोई नया नवेला है, उसको नहीं कर सकते। दूसरा, वो रिपोर्ट करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उसको मतलब करना चाहिए। तो बोर्ड है तो बोर्ड ही रहेगा, हाँ ठीक है। बोर्ड अगर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कि होते ही है ना, 99% ऑफ टाइम्स होते ही हैं। ये अदर 1% जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकते हैं उसके लिए दिया जाता है, एक्सेप्शनल केसेस के लिए। नॉर्मली आपकी कंपनी में बोर्ड होता ही है, तो बोर्ड को ही वो रिपोर्ट करना चाहिए। बोर्ड को छोड़ के कोई और पर्सन को रिपोर्ट करेगा तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, इट शुड रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड इन केस बोर्ड इज नॉट देयर, लिखा हुआ है हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कब देखेंगे, इन केस बोर्ड इज नॉट देयर। बोर्ड है तो बोर्ड ही रहेगा, कोई कंफ्यूजन इसमें मत रखना। ठीक है, बोर्ड है तो बोर्ड को ही रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, फिर तो ये पहला, रिपोर्ट टू बोर्ड। फिर हु इज फाइनेंशियली लिटरेट, ठीक है, एक सेपरेट कंडीशन है। फिर है कि वो केपेबल होना चाहिए, ठीक है, सब में लिखा हुआ है एंड इज केपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस अंडर दीज रेगुलेशंस, यानी पीआईटी रेगुलेशंस समझने की काबिलियत होनी चाहिए। एंड हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो भी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, प्रिजर्वेशन दिस कंडीशन जो है, प्री कंडीशन वो ये है, सीनियर ऑफिसर होना चाहिए, रिपोर्ट टू द बोर्ड होना चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, और ये रेगुलेशंस का कंप्लायंस समझने का, इंटरप्रीट करने का और फॉलो करने का, इंप्लीमेंट करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो इस केस में देखो है ही नहीं, सीनियर होगा
रिपोर्ट टू बोर्ड होगा, नहीं दिया तो अज्यूम कर सकते हो कि चलो है, लेकिन फाइनेंशियली लिटरेट है नहीं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैन नॉट बी फाइनेंशियली लिटरेट, ठीक है, मतलब उसको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते होंगे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पता होंगी, ये इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ये मतलब अपन अज्यूम नहीं कर सकते। फिर वो लीगल और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस भी नहीं समझेगा क्योंकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड का ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। और फाइनेंशियली लिटरेट का मतलब क्या होता है, जो बेसिक फाइनेंशियल्स जो होते हैं, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये समझने की काबिलियत रखता हो, ठीक है। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडेड बैलेंस शीट, पीएनएल एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है, यहां तक क्या था, ये क्या था, ये आपने लॉ लिखा, ठीक है, ये आपने लॉ लिख दिया। अब इसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, इसको मैं कट ही कर देता हूं, ठीक है, बस पीआईटी रेगुलेशंस लिखना है। और अब फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, एज पर द एक्सप्लेनेशंस अ पर्सन कैन बी अ कॉम्प्लायंस ऑफिसर ओनली इफ ही अंडरस्टैंड्स द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हु हैज बीन वर्किंग एज अ सीटीओ कैन नीदर अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, that is balance sheet, P&L, ये cash flow, and nor capable of understanding the legal and regulatory compliance required under these regulations, ठीक है, hence he is not eligible for the appointment। तो जो क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे एंड ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। तो अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे कि ही कैन नॉट बी अप्लाइड एज कंप्लायंस ऑफिसर, इतने से थोड़ी होता है काम। फाइनल आंसर से बिल्कुल मार्क्स एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, आ रहा है ख्याल में, प्रॉपर डिवाइडेशन होना चाहिए। पहले प्रॉपर आपको लॉ लिखना है, फिर लॉ को प्रॉपरली अप्लाई करना है, और अप्लाई कैसे किया उसको लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस लॉ लिख देते और हेंस इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अबव। अरे अंडरस्टूड फ्रॉम अबव का कुछ नहीं होता, आपको लिखना पड़ेगा कैसे अंडरस्टूड फ्रॉम अबव। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भाई वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, तो हम ये मान सकते हैं कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आते होंगे क्योंकि उसकी फील्ड का नहीं है, और वो कैपेबल भी नहीं हो सकता है कि ये लॉ के रेगुलेशंस को पता होंगे। ऐसा लिखना पड़ता है कि आपने जो इंटरप्रिटेशन निकाला है वो कैसे निकाला है। ये जो अज्यूम चीजें आपको लगती है ना, ये भी लिखनी होती है, लिखनी होती है, इसको इलॉबरेट करके लिखना होता है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये भी पार्टली नॉर्मल है, पार्टली केस स्टडी है, ठीक है। आ जाओ, व्हाट इज यूपीएसआई पढ़ चुके हैं, ठीक है, पूरी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, अब आपको शायद थोड़ी बहुत याद भी हो गई होगी। अब आते हैं सेकंड जो सब पार्ट है, इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है पूरा। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्राइस सेंसिटिव, ठीक है, आपको पहचानना है कि ये प्राइस सेंसिटिव है या नहीं है और रीजन देना है। बोलो, आरबीआई हैज इंक्रीज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर बाय 15 बेसिस पॉइंट्स। आरबीआई ने एसएलआर बढ़ा दिया है, तो इज इट अ यूपीएसआई, इज इट अ यूपीएसआई, बोलो क्या रीजन है, क्या आंसर है। नो इट इज नॉट अ यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआई है ही नहीं। दूसरा क्यों, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कंपनी की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ना कंपनी की सिक्योरिटी से कोई 1-to-1 कनेक्शन है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि आरबीआई ने अनाउंस किया है ना, आरबीआई ने जो भी अनाउंस किया है वो तो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, वो सिलेक्टिवली अवेलेबल है भी नहीं। आ रहा है को समझ में, वो तो ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, सो इट कैन नॉट बी यूपीएसआई बिकॉज इट इज नॉट अनपब्लिश्ड, इट इज अ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। यूपीएसआई में नाम ही है अनपब्लिश्ड। आरबीआई ने कुछ अगर अनाउंस कर दिया वो तो पब्लिश हो गया ना, वो तो पब्लिश हो गया, वो तो बच्चे बच्चे को जिनको फाइनेंस आता है, फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, लॉ में इंटरेस्टेड है, उनको पता चल जाता है, वेबसाइट्स पे आ जाता है, आरबीआई की वेबसाइट पे आ जाता है, न्यूज चैनल्स पे आ जाता है, यूट्यूब चैनल्स पे आ जाता है। आए ख्याल में, तो इसीलिए ये यूपीएसआई नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है बाय अ रेगुलेटर दैट इज आरबीआई, इट डज नॉट पर्टेन्स टू कंपनी, ठीक है, कंपनी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये तो जनरल रेगुलेटरी एक्शन है जो पब्लिकली अवेलेबल है। सेकेंड इज कंपनी इज इंक्रीजिंग इज ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब इसमें थोड़ा एज अकाउंट्स टीचर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट लॉ है, लॉ को लॉ की तरह ही लो, अकाउंट्स बीच में मत घुसाओ। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर में तो आता ही है ना, ऑथराइज कैपिटल से पैसा नहीं आता, ठीक है। अगर आप ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे हो, क्या पैसा आया, नहीं आया, पैसा आया ही नहीं, तो एक्चुअल कैपिटल स्ट्रक्चर तो बदला ही नहीं ना, ऐसा आप आर्ग्यू कर सकते हो, पर लॉ में ऐसा नहीं चलता। ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, और आज अगर आप ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे हो
तो कल एक्चुअल कैपिटल भी बढ़ाओगे ही ना। ये भी तो लॉजिक है ही ना कि ऑथराइज कैपिटल कौन बढ़ाता है, कौन बढ़ाएगा, क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि उसको एक्चुअल कैपिटल रेज करना होगा ना। ये भी तो एक इंटेंशन, एक इंडिकेशन, एक हिंट माना जा सकता है ना कि ये कैपिटल आगे रेज करेगा, तो इसको माना जाएगा। और कौन से क्लॉज में कवर होगा, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल ऑल्सो अमाउंट्स टू चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको अकाउंट्स, फाइनेंस उसके हिसाब से नहीं लेना है, ये लॉ के हिसाब से आपको सोचना है, समझना है, इंटरप्रेट करना है। क्लियर है। तो पहला क्या आंसर आएगा, तो सेम है यूपीएसआई। फिर है आरबीआई हैज इंक्रीज्ड एसएलआर बाय 15 बेसिस पॉइंट, इट इज नॉट यूपीएसआई। ऐसा एक स्पेसिफिक क्लॉज डालना बहुत जरूरी है, फाइनल आंसर ऐसे एग्जैक्ट डालना जरूरी है। इट इज नॉट अ यूपीएसआई एज इट डज नॉट रिलेट टू एनी ऑफ द इवेंट्स डिफाइंड अंडर यूपीएसआई। ये पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है ठीक है, ये पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है कि कोई भी क्लॉज में फिट नहीं बैठता, ठीक है। न फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड है, न डिविडेंड से रिलेटेड है, न ये है न वो है। लेकिन आपको ये भी लिखना है कि इट इज ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ रेगुलेटर, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आंसर हमेशा इंप्रोवाइज किए जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट का आंसर 100% परफेक्ट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्लियर है, तो आप लिख सकते हो इट इज publicly available information published by regulator, that is RBI, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी ए यूपीएसआई, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर है कंपनी इज इंक्रीजिंग ऑथराइज कैपिटल, इट इज यूपीएसआई एज इट रिलेट्स टू चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज डिफाइंड अंडर यूपीएसआई, ठीक है। क्लियर है यहां तक, लिख लो। बढ़े आगे, चलो। तो ये 3 केस स्टडीज थे इनसाइडर ट्रेडिंग के, ठीक है, 3 केस स्टडीज थे इनसाइडर ट्रेडिंग के। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ एसएएसटी। सबसे भयंकर हॉरर मूवी जो होती है वो है एसएएसटी के केस स्टडीज, ठीक है। नाइटमेयर होता है बच्चों के लिए, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द पास्ट पेपर एसएएसटी केस स्टडीज, ठीक है। आ जाइए, एसएएसटी केस स्टडीज कुछ स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। नंबर 1, एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच इज एक्वायरर। तो आपको पता ही होगा एक्वायरर कोई भी हो सकता है, जो टारगेट कंपनी है वो लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एक्वायर डूइंग बिजनेस ऑफ एक्सपोर्टिंग स्टील एंड इज अ पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप ऑफ मौर्य होटल्स इंडिया लिमिटेड MHIL, अ कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट कंपनी है वो ये है और ये लिस्टेड है। इन व्यू ऑफ इंप्रूविंग इट्स एफिशिएंसी MHIL इज प्लानिंग टू रीस्ट्रक्चर इट्स ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप कंपनी है, लिस्टेड है, और जो अदर ग्रुप कंपनी है उनमें से ग्रुप कंपनी है एक्वायरर। तो ये लोग आपस में ही थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं और उसके तहत ये क्या कर रहे हैं, एक्वायरर हैज एग्रीड टू एंटर इनटू अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट वेयर द शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर ग्रुप, शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर ग्रुप, that is 8 companies, will be transferred to it. Post merger, the shareholding of acquirer in the company will increase from 2 to 24%. तो आपको बाकी कुछ समझा न समझा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंपैक्ट समझना है कि एक्वायरर का होल्डिंग टारगेट कंपनी में क्या हो रहा है। अब क्या रिस्ट्रक्चरिंग थी, क्यों थी, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको इफेक्ट समझना है कि एक्वायरर पहले 2% होल्ड करता था इस लिस्टेड कंपनी में मौर्य होटल्स, और रिस्ट्रक्चरिंग के बाद सीधे वो शूटअप होके हो गया 24%, 24% उसका स्टेक हो गया। तो क्या पूछा है, हाउएवर द ओवरऑल शेयरहोल्डिंग पैटर्न विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। ये आप समझो बात को, प्रमोटर ग्रुप के अंदर ही अंदर ये ट्रांसफर हो रहा है, प्रमोटर ग्रुप के अंदर ही अंदर ये ट्रांसफर किया जा रहा है। टोटलिटी में प्रमोटर ग्रुप का जो शेयरहोल्डिंग है वो सेम है, कुछ समझ में आ रहा है। जो एग्जिस्टिंग कुछ कंपनियां होल्ड करती थी उन्होंने एक्वायरर को ट्रांसफर कर दिया, तो जो ट्रांसफरर है वो भी प्रमोटर ग्रुप का पार्ट था और जो एक्वायरर है वो भी प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है। तो जो भी चेंज हो रहा है, जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं, वो एक्वायरर मतलब प्रमोटर ग्रुप के ही पार्ट है। तो बिफोर एंड आफ्टर
ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग सेम है, ठीक है, सिर्फ शफलिंग हुई है, एक ग्रुप कंपनी ने दूसरे ग्रुप कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है और दोनों ग्रुप कंपनी उसी प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। तो लिखा हुआ है ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग विल रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन एक उसमें से जो एक्वायरर कंपनी है, जो ग्रुप कंपनी है, उसकी होल्डिंग 2 से बढ़ के 24 हो गई, तो क्या होगा? आपसे क्या पूछा है? यू बिंग पीसीएस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड एज अ कंसल्टेंट बाय द एक्वायरर, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1, will the transfer of shares trigger an obligation to make an open offer under SCST regulation on the acquirer? बोलो क्या होगा, सोचो। 2 से 24, 2 से 24, तो ट्रिगर क्या था? ट्रिगर क्या था? ट्रिगर रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1, पहला ट्रिगर होता है 25%, ठीक है, जैसे आप 25% हिट करते हो आपको ओपन ऑफर देना होता है, और दूसरा जो ट्रिगर है वो है 3 सब रेगुलेशन 2 क्रीपिंग एक्विजिशन, कि अगर आप 25% और मोर ऑलरेडी होल्ड करते हो तो एक फाइनेंशियल ईयर में 5% मैक्सिमम ग्रॉस एक्विजिशंस आप कर सकते हो। ग्रॉस एक्विजिशंस एक ही साल में 5% से ज्यादा कर लिया, ऐसे इंसान ने जो ऑलरेडी 25% और मोर होल्ड करता है तो उसको भी ओपन ऑफर देना होगा। ये दो ट्रिगर्स हैं। या दूसरा है एक्विजिशन, मतलब कंट्रोल आपने ले लिया, कंट्रोल ले लिया या इनडायरेक्टली एक्वायर कर लिया, तो वो भी ट्रिगर्स होते हैं। परसेंटेज वाले ट्रिगर रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 एंड रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 में ही आते हैं, ठीक है। तो ट्रिगर हिट हो रहा है क्या भाई? नहीं, तो ये 2% था तो मतलब सब रेगुलेशन 1 में आएगा। सब रेगुलेशन 1 में आप लेस देन 25 हो और जब आप 25 हिट करोगे तब ओपन ऑफर लगता है, तो आप 2 में थे, 2 से 24 तक ही पहुंचे हो, मतलब 25 हिट नहीं हुआ तो ओपन ऑफर ट्रिगर हिट ही नहीं हुआ, ठीक है, ट्रिगर हिट हुआ ही नहीं, तो बाकी कोई एस्पेक्ट हम सोचेंगे नहीं। बाकी सब एस्पेक्ट जो एग्जम्पशंस ये वो होते हैं वो सब कब सोचने होते हैं? जब ट्रिगर हिट हो रहा है। जब ट्रिगर ही हिट नहीं हुआ तो मैं एग्जम्पशन क्या चीज का मांगू? कुछ हुआ ही नहीं है, आपका एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, अरे एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है भाई, तो काय का एग्जम्पशन? तो यहां आपको ट्रिगर ही हिट नहीं हुआ है तो एग्जम्पशन मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो विल द ट्रांसफर ट्रिगर एन ऑब्लिगेशन? तो आंसर आएगा नो। रीजन 25% तक आप पहुंचे ही नहीं, इट डिड नॉट हिट द ट्रिगर ऑफ 25% एज मैंडेटेड इन रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1, ठीक है। और फिर पूछा है व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अंडर SAST रेगुलेशंस इफ एनी दैट द पार्टीज टू द स्कीम विल हैव टू कंप्लाई। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपको पता होंगे। इनिशियल डिस्क्लोजर रेगुलेशन 29, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे आप पहली बार आप 5% क्रॉस करते हो, ठीक है, 5% जैसे आप क्रॉस करते हो आपको डिस्क्लोजर्स देने होते हैं टू द स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे भी आप लिस्टेड हो, मतलब टारगेट कंपनी लिस्टेड है, और टारगेट कंपनी को भी देने होते हैं एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द ट्रेड। क्लियर है? तो ये आपको लिखना होगा, ठीक है। इनिशियल डिस्क्लोजर लिखना होगा। कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स बंद हो चुके हैं, ठीक है, रेगुलेशन 30 जो है वो ओमिट हो चुका है तो वो अब अप्लाई नहीं होता, सिर्फ रेगुलेशन 29 ही अप्लाई होता है और उसमें सब रेगुलेशन 1 ही अप्लाई होता है। पहली बार आप 5% ट्रिगर कर रहे हो, ठीक है, तो वो इनिशियल डिस्क्लोजर आप पे अप्लाई किया जाएगा और आपको विद इन 2 वर्किंग डेज इंटीमेशन देनी है शेयर होल्डिंग की कि आपने कितने एक्वायर किए, क्या किए, टारगेट कंपनी में आपका कितना शेयर होल्डिंग है, ठीक है। चलो, तो यस देयर आर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है? सिंपल है। तो आपको बस सिचुएशन समझने पे पूरा ध्यान देना है। रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन अच्छे से आपको पता होना चाहिए, रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन अच्छे से आपको पता होना चाहिए, एग्जम्पशंस का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके ही ये क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। अगर आपको ये इजी नहीं लग रहे मतलब आपको रेगुलेशंस का नॉलेज अच्छे से अभी भी नहीं है और ये बहुत कम्बरसम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, एक साथ सोचना होता है, तो यस इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, बट अगर रेगुलेशंस का अच्छा सपोर्ट होगा आपके नॉलेज में तो फिर उसको अप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। चलो, तो 3, 4, 5 तीनों में ट्रिगर आते हैं, 3 एंड 4 में डायरेक्ट एक्विजिशंस आते हैं, 5 में इनडायरेक्ट एक्विजिशंस आते हैं, 3 में आता है शेयर्स और वोटिंग पावर, 4 में आता है कंट्रोल, ठीक है। और 3 में भी फिर क्या आता है? 3(1) 25% ट्रिगर, 3(2) कि आप ऑलरेडी 25 और मोर हो और आप एक फाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस एक्विजिशंस 5% से ज्यादा करते हो तो भी ट्रिगर आता है। क्लियर है? तो ये सब है कि रेगुलेशन 3, 4, 5
of SASC sets out the events that trigger the obligation to make an open offer along with PAT. The said trigger are, ठीक है, ये है आपका 3(1), 3(2) और ये है 4, डायरेक्टली वाला 4, इनडायरेक्टली वाला 5, ठीक है, या 3 है, सॉरी 4 ही है, 5 आई थिंक लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि अप्लाई होता भी नहीं है। डायरेक्टली शेयर्स खरीद रहे हो ना, तो इनडायरेक्ट इक्वेशन क्यों आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन लिस्टेड कंपनी, ठीक है, 25% और मोर आपका ट्रिगर हिट होता है तो वो ट्रिगर माना जाएगा। फिर ऑलरेडी आप 25% और मोर में हो, एडिशनली आप शेयर्स एक्वायर कर रहे हो, ग्रॉस एक्वेशंस मोर देन 5% इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो भी ट्रिगर हिट होगा। या आपने कंट्रोल ले लिया कोई और तरीके से, अपने कंट्रोल अगर आपने ले लिया एज पर द डेफिनेशन ऑफ SAST रेगुलेशन, स्टिल यू विल बी मैंडेटेड फॉर एन ओपन ऑफर, ठीक है। तो ये पूरे ये हैं, कुछ भी अट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। Since the acquire in the above facts does not attract any of the triggers set above, the transfer will not impose any obligation for open offer under SAST regulations, ठीक है। तो सिर्फ अगर आप ये लिखोगे, सिर्फ इतना लोग लिख के आते हैं कि नहीं ये हिट नहीं हो रहा, अरे ये ऊपर का भी तो इंपॉर्टेंट है ना बेटा, ये वाला मेन है, ये आपको लिखना है। आधे मार्क्स तो इस पे हैं, आधे मार्क्स इस पे हैं। काफी बच्चे ये फाइनल आंसर इतना सा लिख के आते हैं, फिर कहते हैं सर 4 में से 1 ही मिला, 4 में से 2 ही मिला। कैसे उतना ही मिलेगा भाई, वो भी ज्यादा दे दिया है, वो भी ज्यादा दे दिया होगा। जब तक आप ऊपर का लॉ नहीं लिखते, आप मार्क्स डिजर्व ही नहीं करते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते फिर है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कुछ है क्या, तो यस है, 29 रेगुलेशन में आएगा। The acquirer and promoter group companies will be required to make a disclosure of change in shareholding under regulation 29(2). I think 1 है, पर ठीक है, बरो नहीं, एक्वायरर पे तो 1 लागू होगा। एक्वायरर क्योंकि 5% से कम था, तो 29(1) पे वो आएगा, ठीक है। अभी करेक्ट कर लो, 1 कर दो उसको, अपन एक्वायरर के एंगल से बोल रहे हैं, एक्वायरर के कंपनी सेक्रेटरी हैं अपन, ठीक है। तो एक्वायरर पे 1 लगेगा, 2 से वो 5, मतलब 5% क्रॉस कर रहा है, और 3 में लिखा हुआ है कि कब और किसको आपको डिस्क्लोजर देने होते हैं, ठीक है। तो विद इन 2 वर्किंग डेज आपको देने होते हैं, और किसको किसको, स्टॉक एक्सचेंज को और टारगेट कंपनी को, ठीक है। तो 29 रेगुलेशन के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि आप 5% क्रॉस कर रहे हो। 5% ट्रिगर होता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है, इनिशियल डिस्क्लोजर्स। क्लियर है, बड़े आगे आ रहा है कुछ समझ में, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके, नॉर्मली पेशेंस बहुत अच्छा चाहिए होता है इसमें। पेशेंस उस सिचुएशन में, एग्जाम सिचुएशन में रखना बहुत मुश्किल काम है, कि पहले ही घाई होती है, गड़बड़ होती है, पेपर देख के ही थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ये वाले क्वेश्चंस आखिरी में सॉल्व करो, ये वाले क्वेश्चंस आखिरी में सॉल्व करो। क्यों सर, क्योंकि 2.5 घंटे में पेपर आपका हो जाएगा, लगभग 2.5 घंटे में जितना आपको आता है ना, 2.5 घंटे में ही हो जाता है। 70-80 इस रेंज में ही आपको आता है, और 70-80 का आप ऑलमोस्ट 2 घंटे या 2.25 घंटे, या मैक्सिमम चलो स्पीड कम होगी तो 2.5 घंटे में तो कंप्लीट हो ही जाता है। आखिरी आधा घंटा आपको बचता है नॉर्मली, नॉर्मली बोल रहा हूँ, आप बहुत ही होशियार हो अलग बात है, आप सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट ले रहे हो और वो अलग है, एक्सेप्शनल है। मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 2.5 घंटे में ही वो फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उसके आगे उनको आता ही नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 2.5 घंटे में पहले सब लिख लो, और ये वाले जो है ना, ये आखिरी आधे घंटे में ले लो, ताकि सोच विचार कर पाओ, ठंडे दिमाग से आप लिख पाओ, पेशेंस हो, तो लास्ट में सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहता है। यानी 2 घंटे के बाद ही करो, पहले 2 घंटे में इस टाइप के क्वेश्चंस मत लेके बैठो, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मार्क्स उतने ही है, 4 या 5 ही मार्क का आता है, ठीक है। क्वेश्चन ही देखो, पढ़ने में और समझाने में मेरे को भी कितना टाइम लग गया, तो आप समझ सकते हो। चलो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, फिर लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में ही 5 से 10 मिनट लग जाते हैं भाई, समझने के आंसर कैसे होगा, क्या होगा, जो भी मन में आप आंसर बनाते हो उसमें 5 से 10 मिनट लग ही जाते हैं, फिर लिखने का टाइम अलग, ठीक है। चलो आ जाओ भाई। विजुअल साइट लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी. Promoters hold 61.5% paid up capital, equity capital as on 31st March 18. On November 2, 18, some of the promoters who hold convertible warrants converted 15 lakh warrants into shares, as a result of which holding of promoter group increased by
by 4.1%. Vihan transferer, one of the promoters, hold 18.5. ठीक है, इसी 61.5 में एक इंसान है विहान, उसके पास 18.5% शेयर्स है. Propose to gift 1.2% of the equity shares of the company to the immediate relative by way of transfer. ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफरर आ गया, ट्रांसफर. टेकिंग इनटू अकाउंट सेबी एससी रेगुलेशंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द डिटेल. Whether proposed transfer triggers and obligations upon the transferor for open offer? Will the transaction covered under creeping acquisition? And would the promoters be permitted to avail any exemption under these regulations? बोलो. फुल फ्लेज्ड प्रॉपर क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन है, ठीक है, बोलो. अब इसमें आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए ग्रॉस एक्विजिशंस का. अगर आपको ग्रॉस एक्विजिशंस वाला वो पैराग्राफ ही नहीं पढ़ा है आपने तो ये आपको नहीं समझेगा. कोशिश भी मत करना, बता रहा हूं मैं, ये समझेगा ही नहीं जब तक आप वो ग्रॉस एक्विजिशंस और उसका जो कैलकुलेशंस है वो आप समझोगे नहीं. ये एग्जैक्टली उसी पे क्वेश्चन है कि जब आप 5% वाला क्लॉज देखते हो, ठीक है, पहले तो 5% वाला क्लॉज इस केस में कैसे अप्लाई हो रहा है, आप ऑलरेडी 25% से ज्यादा होल्ड कर रहे हो, ठीक है, आप 61.5% होल्ड कर रहे हो. जो ग्रुप है वो 61.5% होल्ड कर रहा है, तो आप रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 में आओगे. कौन सा ट्रिगर आप पे अप्लाई होगा, क्रीपिंग एक्विजिशन वाला 3 सब रेगुलेशन 2 कि ऑलरेडी 25 और मोर है और अब एक साल में ग्रॉस एक्विजिशंस कैन बी मैक्सिमम 5%. 5% एक्सीड हो गया एक ही साल में ग्रॉस एक्विजिशंस, तो ट्रिगर हिट हो जाएगा. तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, आपने वारंट्स कन्वर्ट किए, 4.1% ऑलरेडी बढ़ रहा है. ऑर्गेनिकली ही 4.1 तो ऑलरेडी बढ़ रहा है पूरे ग्रुप का. हम पूरे ग्रुप का देखेंगे और ग्रॉस देखेंगे. ग्रॉस का मतलब क्या है कि बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो वो कम वाला नहीं देखेंगे हम, नेट इफेक्ट नहीं देखेंगे. ग्रॉस वन साइडेड सिर्फ बढ़ 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 कितना रहा है अलग अलग, इसमें हम उसका टोटल मारेंगे. भले बाद में कम भी हो रहा होगा, कम होने वाला हम इग्नोर करेंगे. अलग अलग समय पे अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने 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 वाले एडअप कर लेंगे, वो भी 5% क्रॉस नहीं होने चाहिए. और सेकेंड चीज, एक्वायरर पूरे एक्वायरर पे भी अप्लाई होता है और इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होता है. ये दो प्रिंसिपल्स हैं, ये दो प्रिंसिपल्स हैं कि ग्रॉस एक्विजिशंस देखते हैं, नेट इफेक्ट नहीं देखते. और दूसरा कि ओवरऑल लेवल पे भी देखेंगे और इंडिविजुअल भी देखेंगे. इंडिविजुअली भी ट्रिगर हिट होता है तो भी ओपन ऑफर देना होगा. क्लियर है? तो यहां पे दोनों देखो हो रहा है, एक ग्रुप लेवल पे हो रहा है और एक इंडिविजुअल लेवल पे भी हो रहा है, तो आपको दोनों कंसिडर करने हैं. 4.1 ग्रॉस एक्वेशन हो रहा है, 4.1 ग्रॉस आपका बढ़ रहा है, ठीक है. उसके बाद एक प्रमोटर ने 1.2% गिफ्ट दिया है इमीडिएट रिलेटिव को. अब इमीडिएट रिलेटिव भी तो उसी ग्रुप में आएगा ना, इमीडिएट रिलेटिव भी तो प्रमोटर ग्रुप में ही आते हैं. आपने डेफिनेशंस पढ़े होंगे इमीडिएट रिलेटिव्स के, और आपने एक्वायरर के भी डेफिनेशंस पढ़े होंगे, पैक का भी आपने पढ़ा ही होगा, तो उसमें इमीडिएट रिलेटिव कवर्ड है. तो देने वाला प्रमोटर है, लेने वाला भी प्रमोटर है. ये एक्चुअली एग्जम्पशन वाले में आता है, इंटर से ट्रांसफर में आता है. देने वाला भी प्रमोटर है, लेने वाला भी प्रमोटर है. तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो नेट इफेक्ट जीरो ही होगा, पर हम नेट इफेक्ट कहां देखते हैं, नेट इफेक्ट तो जीरो होगा ना. दे भी प्रमोटर रहा है, ले भी प्रमोटर रहा है, ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग तो सेम रहने वाली है गिफ्ट के ट्रांजैक्शन में. लेकिन हम नेट इफेक्ट देखते ही नहीं है, हम ग्रॉस एक्विजिशंस देखते हैं. तो भले ही पहले 1.2% बढ़ रहा है और एग्जैक्टली उसी वक्त 1.2 कम भी हो रहा है, इफेक्ट जीरो ही रहेगा, लेकिन 1.2 बढ़ा तो सही ना, 1.2 बढ़ा तो सही ना, तो वो काउंट हो जाएगा, तो वो काउंट हो जाएगा. तो एक साइड 4.1 आपका वारंट्स के कन्वर्जन की वजह से बढ़ रहा है 4.1, और गिफ्ट की वजह से प्रमोटर का ग्रुप का 1.2 बढ़ रहा है. तो 4.1 प्लस 1.2 इट विल बी 5.3. तो इट विल हिट द ट्रिगर. 5% एक्सीड हो गया ग्रॉस एक्विजिशंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो ट्रिगर हिट हो गया, ठीक है. तो यही आपको एक्सप्लेन करना है पहले में कि आंसर आएगा यस, इट विल ट्रिगर एन ऑब्लिगेशन, ठीक है. सेकेंड है कि विल द ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर क्रीपिंग एक्विजिशन. यस, क्रीपिंग एक्विजिशन का ही ये ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आप ऑलरेडी 25% और मोर होल्ड कर रहे हो, आप ऑलरेडी 25% और मोर होल्ड कर रहे हो ना, तो आप पे कौन सा ट्रिगर हिट होता है, क्रीपिंग एक्विजिशन का ही होता है, और 5% भी एक्सीड हो ही रहा है, ठीक है. तो ये एग्जैक्ट सिचुएशन है क्रीपिंग एक्विजिशन की. और फिर पूछा है कि क्या कोई एग्जम्पशन अवेल किया जा सकता है. यस, फॉर 1.2%
ट्रांजैक्शन, देखो 4.1 के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है। कन्वर्जन ऑफ वारंट्स इनटू शेयर्स से जो आपकी होल्डिंग बढ़ रही है, इसका कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन गिफ्ट का है, क्योंकि गिफ्ट में क्या है, देने वाला भी प्रमोटर है, लेने वाला भी, वो क्या नाम आता है उसमें, क्वालिफाइंग पर्संस। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा। रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज ए, तो वो आता है क्वालिफाइंग पर्संस में इंटर से ट्रांसफर हो रहा है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। तो ये गिफ्ट का जो ट्रांजैक्शन है 1.2, दिस इज बिटवीन क्वालिफाइंग पर्संस, और ये 1.2 का जो है इसका आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। तो अगर 1.2 एग्जम्प्ट हो गया तो बचा ही कितना, 4.1। अब 4.1 बचा तो ट्रिगर हिट ही नहीं हुआ, 4.1 ही होगा ना, फिर 4.1 5% के नीचे ही है ना, तो वो तो अलाउड है, तो फिर ट्रिगर हिट नहीं होगा। ठीक है, बाय क्लेमिंग द एग्जम्पशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गिफ्ट आप बच जाओगे ओपन ऑफर से। सर पहले आपने बोला लेकिन अप्लाई होता है, अरे भाई यही तो मैं समझा रहा हूं आपको, अप्लाई होता है तभी तो एग्जम्पशन मांगेंगे ना। अरे अगर अप्लाई नहीं हुआ तो फिर एग्जम्पशन क्यों मांगेंगे, आपको समझना है। बिफोर एग्जम्पशन तो आप लायबल होते ही हो ना, तभी तो आप दौड़ भाग के जाते हो ना एग्जम्पशन लेने, लॉजिक पकड़ो। ठीक है, तो ऊपर हम लिखेंगे ही बिफोर एग्जम्पशन तो हम लायबल है ही ना, और इसीलिए हमने एग्जम्पशन लिया। और एग्जम्पशन के बाद हमारा जो नेट इंक्रीमेंट, ग्रॉस इक्वेशन का इंक्रीमेंट होगा वो 4.1 ही रह जाएगा, और 4.1 इज वेल विद इन द रेंज ऑफ 5%, और हम क्रीपिंग इक्वेशन में लायबल नहीं रहेंगे आफ्टर क्लेमिंग द एग्जम्पशन ऑफ गिफ्ट ऑफ 1.2%। क्लियर है, आइए देखते हैं फटाफट। ठीक है, पूरा देखो महाभारत आपको यहां समझाना है, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से देखना। ठीक है, तो 3233, ठीक है, 31 यहां पे अप्लाई नहीं हो रहा। 31 का है सर 25% का, 25% का कोई लेना देना है ही नहीं, आप ऑलरेडी 25 के ऊपर हो, तो 31 वाला ट्रिगर अप्लाई होगा नहीं, तो 32 एंड 33 अप्लाई होगा, 3233। ठीक है, ऑफ SC/ST regulations, obligation to make open offer would arise if the acquirer along with PAC is already entitled to 25% or more and acquires additional shares of voting rights entitling him to more than 5% of voting rights in a financial year। ठीक है, तो ये यहां तक क्या है, आपने लॉ बता दिया, यहां तक क्या है आपने लॉ समझा दिया। ठीक है, और फिर यहां भी अप्लाई कर रहे हो, बाय वर्च्यू ऑफ कन्वर्जन आपका 4.1 इंक्रीज हुआ, फर्दर इन ट्रांसफर हुआ गिफ्ट के द्वारा 1.2, तो इससे भी ग्रॉस एक्विजिशंस होंगे, वुड इंक्रीज द ग्रॉस एक्विजिशंस ऑफ प्रमोटर ग्रुप इन एक्सेस ऑफ 5%, यानी कि 5.3 आता है, ब्रैकेट में ऐसा एडिशन दिखा सकते हो, 5.3 का आता है विच इज अबव 5%। ठीक है, हेंस ट्रिगर द रिक्वायरमेंट टू मेक एन ओपन ऑफर। ठीक है, तो ऐसा है, दो पार्ट्स है इसमें, एक है पहला लॉ, फिर उसका इंटरप्रिटेशन, और फिर फाइनल आंसर एक ही इसमें। ठीक है, फिर है सेकंड कि क्या एक क्रीपिंग एक्विजिशन है, यस। इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया आपको, ध्यान दो, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन टू रेगुलेशन 3(2), while calculating the limit of 5%, the gross acquisition, ठीक है, ये सब रेगुलेशन 2 में ही है, सब रेगुलेशन 1 में ऐसा नहीं है। जब आप 25% का ट्रिगर पढ़ते हो, ये ग्रॉस एक्वेशन वाला काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 सब रेगुलेशन 2 के लिए, 5% वाले ट्रिगर के लिए। ठीक है, तो ग्रॉस एक्वेशन अलोन is to be taken into account regardless, ये लिखना जरूरी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, regardless of the intermittent fall in the shareholding or voting rights। तो भले फॉल भी हो रहे होंगे पर वो हम नहीं देखेंगे, हम नेट इफेक्ट नहीं देखेंगे, हम ग्रॉस इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, therefore the proposed transfer would be considered for the purpose of calculating the creeping acquisition limit of 5% under regulation। ठीक है, तो would be considered, ये आपका आंसर है। ठीक है, और लास्ट की क्या हम एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हैं, yes, the transfer would qualify as an interstate transfer between the immediate relatives, यानी इसको आप qualifying persons नाम दे सकते हो, और ये एग्जैक्ट क्लॉज पता है तो लिखो, नहीं पता है तो मत लिखो, बस रेगुलेशन 10 लिख देना, रेलेवेंट सब रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन 10 या रेलेवेंट क्लॉजेस ऑफ रेगुलेशन 10 चल जाएगा। ठीक है, 10(1)(a)(1) इमीडिएट रिलेटिव का आता है 1 सब क्लॉज, सब्जेक्ट टू fulfillment of preconditions and hence exempted from the requirement to make an open offer. In addition, disclosure requirement have been complied with। ठीक है,
तो इसमें भी देखो डिटेल में नहीं लिखा है, इसमें भी आपको लिखना होगा कि एग्जम्पशन जो मिलेगा वो 1.2% का मिलेगा। ये लिखा हुआ नहीं है, इंस्टीट्यूट के आंसर में भी इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, ये आपको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से कि 1.2 वाला एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो रिमेन कितना होगा, सिर्फ 4.1 विच इज विद इन द लिमिट ऑफ 5%, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। एंड हेंस अल्टीमेटली नो ओपन ऑफर इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन, ऐसा आपको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है? बढ़े आगे, लिख लो, आप ये सेंटेंस लिख लो कि exemption of 1.2% gift transaction can be taken under regulation 10. However, after claiming that exemption, only gross acquisition will remain 4.1%, which is well within the limit of permissible limit of 5% in a financial year, and hence ultimately after claiming the exemption, no open offer is required to be given. Clear है? बढ़े आगे, सुन लेना एक बार और, अगर मिस आउट हो गया होगा फिर से पीछे करके सुन लेना अच्छे से और लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नैलन एस्टेट्स लिमिटेड टारगेट कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग इन द टारगेट कंपनी इज 47%। ठीक है, पढ़ के ही क्लिक होते जाना चाहिए कि हम ऑलरेडी 47% होल्ड कर रहे हैं, मतलब रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 के ट्रिगर पे ये क्वेश्चन है। इट प्रपोजेस टू ट्रांसफर 2% शेयर्स हेल्ड बाय वन प्रमोटर ग्रुप टू अनदर प्रमोटर ग्रुप। तो ये भी इंटर से ट्रांसफर है बिटवीन वन प्रमोटर एंड अदर प्रमोटर। ठीक है, द टारगेट कंपनी सॉट योर एडवाइस एज अ पीसीएस ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एग्जम्पशन प्रोवाइडेड अंडर एससीएसटी रेगुलेशन फॉर मेकिंग द ओपन ऑफर। बोलो, सबसे पहली बात तो ट्रिगर हिट ही नहीं हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन ही टेक्निकली मेरे हिसाब से गलत है या गलत सवाल पूछ रहा है। सिचुएशन अलग दी है और सवाल अलग ही पूछ रहा है कि आपको ये पूछना चाहिए कि ट्रिगर हिट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ट्रिगर ही हिट नहीं हो रहा तो एग्जम्पशन क्यों पूछ रहे हो भाई? मेरे पे अगर ट्रिगर ही हिट नहीं हो रहा मैं एग्जम्पशन क्यों मांगूंगा? मैं क्वालिफाई होता हूं कि नहीं ये मैं क्यों चेक करूंगा? कुछ समझ में आ रहा है? मतलब बेसिक लॉजिक ही डिफीट हो गया है इस क्वेश्चन में। आए ख्याल में? आप ट्रिगर में आते ही नहीं हो और आपको पूछा है बताइए एग्जम्पशन के नाम एलिजिबल है क्या? अरे मैं लूंगा ही क्यों? जब मैं ट्रिगर में आया ही नहीं हूं तो मैं लूंगा ही क्यों? एलिजिबल हूं नहीं हूं क्या फर्क पड़ता है? आए ख्याल में? तो थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। तो 2% ही ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रिगर हिट ही नहीं होगा। आप ऑलरेडी 25% और मोर हो, रेगुलेशन 3 सबलेक्शन 2 में 5% तक ये विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट है, तो आप ओपन ऑफर में आते ही नहीं हो, तो एग्जम्पशन क्यों मांगोगे? ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछना ही था तो 2% को एटलीस्ट 6%, 7%, 10%, 12 कुछ तो 5 से ऊपर डालना था ना, तब तो कुछ लॉजिक बनता। अप टू 5% का परसेंट है तो इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है। आए ख्याल में? तो पहले आपको ये लिखना है कि ट्रिगर हिट नहीं हुआ है। रेगुलेशन 3 सबलेक्शन 2 के तहत 5% के अंदर है, नो ट्रिगर हैज बीन हिट, यू आर नॉट लाइबल टू मेक एन ओपन ऑफर। हाउएवर इफ एग्जम्पशन आपको क्लेम करना है तो यस एलिजिबल है, बिकॉज ये इंटर से ट्रांसफर में होता है। ट्रांसफरर भी प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, ट्रांसफरी भी प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, दोनों क्वालिफाइंग पर्संस हैं और ये इंटर से ट्रांसफर हो रहा है। आए ख्याल में? तो वो भी लिख दो क्योंकि पूछा है, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। वो भी आप बता दो कि यस इट इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। सेम क्लॉज है ऊपर वाला 10(1)(a)(1). ठीक है, ये पूरा क्लॉज है और उसमें सब 1 नहीं आएगा, इमीडिएट रिलेटिव का ये नहीं है, ये 2 का है, प्रमोटर ग्रुप का है। तो बस 10(1)(a) भी लिख दिया, बहुत हो गया कि दोनों जो ट्रांसफर ट्रांसफरी हैं दे आर कवर्ड इन क्वालिफाइंग पर्संस। ठीक है, तो ये एग्जम्प्ट होगा। सिंपल है। तो देखिए इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है भाई, 10(1)(2). ठीक है, मैंने बताया ना 10, अच्छा 1 नहीं लिखा है, 10(1)(a)(2), 10(1)(a)(2), 2 वाला आएगा प्रमोटर ग्रुप के लिए। Of SCST regulation, following acquisition shall be exempt from the obligation to make an open offer under 3 and 4. ठीक है, subject to the fulfillment of conditions। तो पूरा क्लॉज बस इन्होंने छाप दिया है, और पूरा क्लॉज क्या छाप दिया है? इंटर से ट्रांसफर अमंग द क्वालिफाइंग पर्संस बीइंग, फिर प्रमोटर वाला जो सेकंड पॉइंट है वो दिया हुआ है, नेम्ड एज promoter in the shareholding pattern by the target company in terms of listing agreement or these regulations for not less than 3 years prior to the proposed acquisition। कि जो भी प्रमोटर्स हैं और लगातार कम से कम
3 साल तक वो प्रमोटर ही हैं, पास्ट 3 ईयर्स से प्रमोटर ग्रुप में हैं, और ऐसे प्रमोटर ग्रुप में अगर ट्रांसफर्स होते हैं तो वो क्वालिफाइंग पर्सन में इंक्लूडेड है और वो ट्रांसफर्स एग्जम्प्ट होंगे फ्रॉम ओपन ऑफर। ठीक है, क्लियर है क्या? तो हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई 3 साल से कम आप हो, एज पर द शेयरहोल्डिंग पैटर्न आप प्रमोटर ग्रुप में हो पास्ट 3 ईयर्स से, तो इंटर से ट्रांसफर एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको लिखना है। तो ट्रिगर हिट होता है कि नहीं? 2% का यहां देखो कुछ बातचीत की नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उसके बारे में पूछा ही नहीं है, सीधे एग्जम्पशन के बारे में पूछा है, तो इंस्टीट्यूट ने भी सीधे एग्जम्पशन का आंसर दे दिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 बहुत लंबा क्वेश्चन है, आ जाइए, बहुत लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, बढ़े आगे, बढ़े क्या आगे? चलो आ जाओ। Nova Industries Limited is an Indian company engaged in the business of manufacturing of automotive equipments. Equity share of Nova are listed on NSE. Star Investment Venture Limited owns 16% stake in Nova and Moon Investment Company owns 14% stake in Nova. दो अलग अलग कंपनीज हैं जो Nova में 16 और 14% होल्ड करती है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये मर्ज हो जाएंगे। स्टार एंड मून हैव ऑल्सो बीन क्लासिफाइड एज प्रमोटर्स। ठीक है, ये दोनों प्रमोटर ग्रुप में भी आते हैं, 16 और 14% ये होल्ड करते हैं, और ये दे आर अ पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप ऑफ नोवा। समझो बात को, समझो बात को, ये नोवा है, ये लिस्टेड है, ठीक है, टारगेट कंपनी। इसमें स्टार होल्ड कर रहा है 16, मून होल्ड कर रहा है 14। ठीक है, तो ये दोनों प्रमोटर ग्रुप में है ऑलरेडी ऑफ नोवा। नोवा के प्रमोटर ग्रुप में है, स्टार अलग है, मून अलग है, अलग अलग कंपनीज हैं। अब ये 2 और 2 4 होने वाले। ठीक है, इनकी शादी हो गई, मर्जर, स्टार और मून मर्ज हो रहे हैं, तो 16 प्लस 14 हो गए 30%। तो अब आपसे पूछा है कि बताइए ट्रिगर हिट होगा क्या? 16 प्लस 14 30 हो गया ना भाई, 25% क्रॉस हो गया। ठीक है, तो क्या है सिचुएशन आगे और समझते हैं। ठीक है, स्टार एंड मून हैव बीन क्लासिफाइड इन प्रमोटर फॉर पास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स से ऊपर ही क्लासिफिकेशन है, तो एग्जम्पशन के लिए दिया हुआ है। As decided by the management of Star and Moon, it is proposed that Moon will be absorbed by Star. ठीक है, स्टार में मर्ज हो जाएगा, मतलब वही मर्जर है, एब्जॉर्प्शन है, थ्रू अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट pursuant to which Star's holding in Nova will increase from 16 to 30%. 14% Moon का मिल जाएगा और सीधे शूट अप हो जाएगा 30%. As the shares held by Moon will be transferred to Star and vested in Star, and their shareholders will become the shareholders of Star. ठीक है, मतलब बाय इशू ऑफ शेयर्स इन्होंने कंसिडरेशन चुकाया है। आई होप थोड़ा बहुत इसका आपको नॉलेज होगा कि मैंने कोई कंपनी को खरीदा तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो पैसा मैंने कैश में नहीं दिया है, मैंने अपने खुद के नए शेयर इशू करके उनको दिया है। तो इससे क्या होता है, सामने वाले कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी यानी कि मून will become shareholders of transferee company, that is Star. ठीक है, तो बाय इशू ऑफ शेयर्स पूरा आपने पेमेंट किया है। द एंटायर कंसिडरेशन लिखा हुआ है, एंटायर कंसिडरेशन वुड बी डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ इट्स शेयर्स। ठीक है, द स्कीम इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड एंड अप्रूव्ड बाय एनसीएलटी समटाइम ड्यूरिंग, जो भी है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस एंड कंडीशंस गिवन अंडर रेगुलेशन 10(1)(d)(3). पढ़ा होगा तो ही आएगा, नहीं तो भैया छोड़ दो, या पहले मतलब पढ़ के आओ। ठीक है, एग्जैक्ट के क्लॉज पे है, डी क्लॉज पे है। डी क्लॉज है स्कीम और अरेंजमेंट, उसमें 3 क्लॉजेस होते हैं। पहला आता है आई थिंक सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, दूसरा आता है कि जो ये है जो टारगेट कंपनी है वो ही मर्जर में इन्वॉल्व है, टारगेट कंपनी का ही मर्जर, अमालगमेशन, स्कीम, अरेंजमेंट ये सब हो रहा है। और तीसरा है कि मर्जर, अमालगमेशन, अरेंजमेंट हो रहा है लेकिन उसमें टारगेट कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो 3rd क्लॉज में आता है, जो कि अपना सिचुएशन है। नोवा इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरेंजमेंट, नोवा का कुछ भी नहीं हो रहा, नोवा के 2 शेयर होल्डर्स हैं, उनका आपस में अरेंजमेंट हो रहा है, तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ही हो रहा है पर उसमें डायरेक्टली टारगेट कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्लॉज 3 में इंक्लूडेड है और उसमें 2 कंडीशन है, उसमें 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन में है कि जो कैश का कंपोनेंट है वो लेस देन 25% होना चाहिए, मतलब जो पेमेंट आप दे रहे हो उसमें कैश या कैश इक्विवेलेंट्स 25% से कम होना चाहिए।
जो कि इस केस में है, मतलब कम है ही नहीं, मतलब पूरा पैसा शेयर्स के थ्रू हो रहा है, मतलब कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, इन्वॉल्व ही नहीं है मतलब जीरो है मतलब लेस देन 25 में मान सकते हैं। और सेकेंड क्लॉज आता है कि बिफोर एंड आफ्टर, ये जो स्कीम हो रही है बिफोर एंड आफ्टर एटलीस्ट 33% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए, कम से कम 33% शेयर होल्डर्स बिफोर एंड आफ्टर सेम होने चाहिए। यहां तो 100% सेम है, क्योंकि पूरे मून लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं वो स्टार लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हो गए, बस पहले वो 16% अलग था, 14% अलग था, अब वो मिला के पूरा 30% एक साथ एक ही कंपनी के नाम से होल्ड कर रहे हैं। शेयर होल्डर्स तो एग्जैक्टली सेम ही है ना, पूरे 100% ही सेम है। रिक्वायरमेंट सिर्फ 33% का है कि बिफोर एंड आफ्टर 33% शेयर होल्डर्स कॉमन होने चाहिए, लेकिन यहां पे पूरे के पूरे शेयर होल्डर सेम है क्योंकि पूरा पेमेंट बाय इशू ऑफ शेयर्स ही किया गया था। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस हैं, तो ये आपको बताने हैं। एक्सप्लेन द प्रोविजंस एंड कंडीशंस, जो मैंने अभी आपको बताए। और फिर पूछा है वुड द ट्रांसफर एंड वेस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ नोवा इन स्टार बी एग्जाम फ्रॉम ओपन ऑफर रेगुलेशंस, तो ओपन ऑफर में एग्जाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये क्लॉज डी क्या था, एग्जाम्पशन का ही प्रोविजन है, ये एग्जाम्पशन का ही क्लॉज है कि अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको पूछा है कंडीशन बताओ, और सेकंड में पूछा है बताओ कि ये इस केस में कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर है, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर किसी ने पढ़ा होगा डायरेक्टली। ठीक है, चलो तो क्लॉजेस फिर से एक बार समझ लेते हैं, आ जाओ। 10(1)(d)(3), 10(1)(d)(3, ठीक है, ऑफ SST। तो ये सब है भाई, इसमें और भी प्री कंडीशंस हैं कि भाई ये स्कीम या अरेंजमेंट होनी चाहिए, बाकायदा ये सैंक्शन होनी चाहिए बाय ट्रिब्यूनल और कोर्ट, तो यहाँ पे NCLT से वो है या हो जाएगी जो भी है, तो अप्रूव्ड होनी चाहिए स्कीम। ठीक है, और फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, कंसिडरेशन जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेस देन 25% होना चाहिए। और बी है पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम पर्सन्स होल्डिंग by at least 33% of the voting rights in the combined entity are same as persons who held the entire voting rights before the implementation of the scheme. Before and after 33% shareholders same होने चाहिए। तो ये हो गया सिर्फ लॉ, क्योंकि पूछा ही लॉ है। अब पूछा है इम्प्लीमेंटेशन, बोलो स्टार इज एलिजिबल, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और आपको एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे हो रही है। ठीक है, इज एलिजिबल टू अवेल दिस एग्जाम्पशन अंडर 10(1)(d)(3 सिंस एक्वेशन इज मेड परसुएंट टू स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, बाकायदा सैंक्शन बाय NCLT, तो सैंक्शनिंग वाला स्ट्रक्चर मतलब सही है। फिर एंटायर कंसिडरेशन इज पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स, मतलब देयर इज नो पोर्शन ऑफ कंसिडरेशन बीइंग पेड इन कैश और कैश इक्विवेलेंट विच इज लेस देन 25% माना जाएगा। एंड पोस्ट मर्जर सिंस स्टार विल इशू इट शेयर्स, क्योंकि पूरा कंसिडरेशन शेयर्स में दिया जा रहा है तो सारे शेयर होल्डर्स सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, सच शेयर होल्डर्स विल होल्ड मोर देन 33% स्टेक, 33 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये एग्जैक्ट क्लॉज पे ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, देख लो अच्छे से, देख लो, अभी पढ़ लो, अभी कवर कर लो, अभी समझ लो। ठीक है, पूरा अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, एक और लंबा क्वेश्चन पर ये थोड़ा इजी है, एस्क्रो अकाउंट प्रोविजंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5, रोमियो इंटरनेशनल लिमिटेड एन इंडियन पब्लिक कंपनी लिमिटेड कंपनी is listed on BSE. On Friday 14 December, one of the shareholders of company Ganesh has already holding 30% stake in the company made a public announcement of open offer for acquisition of 13 crore shares constituting 26% of the equity share capital of the Romeo International Limited. The offer price अब पूरा दिया है, ट्रिगर हिट हो गया है, ओपन ऑफर भी दे दिया है, वो सब हो गया है। आपको पूछा है बताइए एस्क्रो अकाउंट का क्या होगा, कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक है, the offer price is 500 and explain the following with reference to SST regulations. Number 1, what is the time limit for depositing amount in escrow account and explain the relevant provisions. What amount would be deposited in the escrow in this case? So time and amount दो चीजें पूछी है, and forms पूछे, forms of maintaining escrow account। बहुत ही आसान है, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। बोलो क्या होगा, कितने दिन पहले ये जमा करना होता है? आई थिंक
2 days है, आई थिंक सो, 2 days प्रायर टू मेकिंग द डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट आपको ये पैसा जमा करना होता है। और SC/ST का ये बायबैक का अलग है, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, बायबैक का अलग है, SC/ST का अलग है, डी लिस्टिंग का अलग है। तो यहाँ टेक ओवर में आई थिंक 25% ही था, ठीक है, तो वो है, और 2 days का क्राइटेरिया था। और फॉर्म्स ऑफ मेंटेनिंग, ठीक है, फॉर्म्स में भी कैश, या आई थिंक 2 ही थे इसमें, कैश एंड BG, 2 ही फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। आ जाओ फटाफट देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बोलो। द एक्वायर शैल क्रिएट एन एस्क्रो अकाउंट टुवर्ड्स सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन नॉट लेटर देन, ठीक है, मैक्सिमम 2 वर्किंग डेज होता है। 2 वर्किंग डेज कब? प्रायर, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द डेट ऑफ डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स, ठीक है, डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट के कम से कम 2 वर्किंग डेज पहले आपको एस्क्रो अकाउंट ओपन कर लेना है और पैसा जमा कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया टाइम, 2 वर्किंग डेज प्रायर, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज प्रायर फ्रॉम द डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट। और कितना पैसा जमा करना है? अच्छा, ये ऐसा था, स्लैब वाइज था, स्लैब वाइज था, ठीक है, स्लैब वाइज था। तो ये मैं इसका भी एक बनाना पड़ेगा, दूंगा मैं आपको बना के, कि बायबैक में क्या है, SST में क्या है, और डी लिस्टिंग में क्या है, कंपैरेटिव। एक मैं आपको अलग से या तो वीडियो बना दूंगा या तो फाइल दे दूंगा, ठीक है, कुछ तो इस पे मैं दूंगा आपको, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ो और आपको याद हो जाए क्लियर कट कि हाँ बायबैक में ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था। 4-5 रीडिंग्स लगेंगी तब जाके आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्लैब वाइज था, पहले 500 करोड़ पे 25% एंड अबव 500 करोड़ जो भी आपका कंसिडरेशन है उस पर 10%। स्लैब वाइज है, जैसे इनकम टैक्स में होता है। बोलो, तो पहले आप निकालो कि इनका कंसिडरेशन कितना बैठता है, बोलो। कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे? कितने और कितने में मल्टीप्लाई कर लो, दिया हुआ है ना, इसीलिए कितने हैं, 13 करोड़ शेयर्स का ऑफर है और 500 पर शेयर पे ये ऑफर किया गया है। 13 इंटू 500, तो ये आएगा 6500 करोड़। तो इसका स्लैब वाइज डिवाइड करो, पहले 500 करोड़ पे 25%, तो 500 का 25% दैट विल बी 125 करोड़, एंड रिमेनिंग कितना आएगा, 6500 माइनस 500, ऊपर आएगा 6000, इस पे 10%, तो ये आएगा 600 करोड़। 6000 इंटू 10%, 600, 600 प्लस 125, 725 करोड़ आपका अमाउंट आएगा फॉर डिपॉजिट इन एस्क्रो अकाउंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द ओपन ऑफर। लिख लो, लिख सकते हो। चलो पॉज करके आप लिख लेना। तो डायरेक्टली दिया है, देखो, पहला है कंसिडरेशन पेबल 13 करोड़ इंटू 500 दैट विल बी 6500, अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड फर्स्ट 500 करोड़ पे 25% और प्लस बैलेंस, बैलेंस पे 10%, ठीक है। तो 125 प्लस 600 दैट कम्स टू 725 करोड़, ठीक है। तो ये पहला आंसर हुआ, कब और कितना। और अब पूछा है कि कैसे, क्या फॉर्म्स में आप डिपॉजिट कर सकते हो, तो इसमें तीनों अलाउड है, बरोबर। देखो मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी क्या हालत होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक फाइल जरूर आपको बना के दूंगा, ताकि आप 4, 5, 6, 7 जितने बार उसको पढ़ सको एग्जाम के पहले, आपके लिए अच्छा होगा। तो इसमें तीनों फॉर्म अवेलेबल है। इस पे अकाउंट्स में भी क्वेश्चन आता है एक्चुअली, तो अच्छे से देख लो, अकाउंट्स में भी 1-2 बार क्वेश्चन आ गया है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। तो पहला है कैश, ठीक है, कैश, कैश, कैश इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, BG शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। किसके फेवर में होगा, बेनिफिशियरी कौन होगा, मैनेजर, ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आएगा। और डिपॉजिट ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर्स और अदर फ्रीली ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज विद अप्रोप्रिएट मार्जिन, ठीक है। अप्रोप्रिएट मार्जिन रख के आपको रखना है मैनेजर के पास, ठीक है, मैनेजर के पास रखना है, विद द मैनेजर।
तो इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब अकाउंट्स में भी आते हैं, यहां पे भी आ गया, ठीक है। तीनों फॉर्म्स अलाउड हैं, कैश डिपॉजिट्स, बैंक गारंटी एंड सिक्योरिटीज विथ अप्रोप्रिएट मार्जिन। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो लेट्स प्रोसीड। तो ये हो गया आपका SAST, ठीक है, भारी भयंकर। कितने केस स्टडीज पढ़े अपन ने? 5 केस स्टडीज पढ़े अपन ने SAST के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बायबैक के केस स्टडीज, ठीक है। बायबैक के पास पेपर के केस स्टडीज अब हम पढ़ने वाले, आ जाइए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, द फॉलोइंग the financial data of listed company as on 31st March 18 are as follows. Authorized capital दिया हुआ है 10 करोड़, 1 करोड़ into 10, paid up equity capital 5 करोड़, reserves general 3 करोड़, DRR 2 करोड़, ठीक है, शेयर कैपिटल पूरा दिया हुआ है। The board of directors of your company passed resolution by circulation for buyback of shares to the extent of 9% of the company's paid up capital and free reserves. You are required to examine the validity of the proposal with regard to SEBI regulations, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन का कुछ काम नहीं है, नंबर्स का कोई भी काम नहीं। ये एक्चुअली लॉ बेस्ड क्वेश्चन है कि खुद ही दिया हुआ है कि ये 9% ही बायबैक कर रहे हैं, तो मुझे कैलकुलेशन या DRR PRR का कोई काम नहीं। 9% है मतलब आपको क्लिक होना चाहिए कि ये अप टू 10% है, अप टू 10% है तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है, ठीक है। यहां तक आपको पता होना चाहिए कि बिकॉज इट इज विद इन 10% सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से भी हो जाएगा। पर बोर्ड रेजोल्यूशन का एक हिडन पॉइंट है कि वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। पास होना चाहिए मतलब एट इट्स मीटिंग लिखा हुआ है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास्ड एट इट्स मीटिंग। एट इट्स मीटिंग का मतलब क्या है? कंपनी लॉ लगाना पड़ेगा आपको। एट इट्स मीटिंग मतलब मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी, एक्चुअल में मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी और एक्चुअल मीटिंग में रेजोल्यूशन बोर्ड का पास होना चाहिए। यहां ऐसा नहीं किया गया, यहां बाय सर्कुलेशन पास किया गया। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? घर बैठ के वोट करो। आपको जैसे पोस्टल बैलेट होता है, शेयर होल्डर्स के लिए पोस्टल बैलेट होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बाय सर्कुलेशन होता है। एक एक डायरेक्टर को आप प्रपोज ड्राफ्ट और जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप भेजते हो और विद इन सम डेज उनको अपना जो भी है वोटिंग देना होता है और फिर उससे आप डिसाइड करते हो। मतलब फिजिकल मीटिंग होती ही नहीं है, तो ये गलत है, ये अलाउड नहीं है। एट इट्स मीटिंग ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, जो इस केस में नहीं किया गया है। इट इज पास बाय सर्कुलेशन विच इज नॉट अलाउड बाय लॉ। तो ये रेजोल्यूशन का तरीका गलत है, तरीके पे क्वेश्चन है, तरीके पे क्वेश्चन है। मतलब पकड़ में ही नहीं आएगा काफी लोगों को कि ये क्या पूछा है। बोर्ड रेजोल्यूशन लेकर बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास हो गया है, तो वो लिख के आएंगे यस सब वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बाय सर्कुलेशन वर्ड अगर आपने पकड़ा तो ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, नहीं तो आपको लगेगा कि क्या मजाक है, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, रेगुलेशन नंबर छोड़ दो। तो सेबी बायबैक रेगुलेशन, कंपनी शेल नॉट ऑथराइज एनी बायबैक, ठीक है, कोई भी तरीका बाय ऑफ टेंडर ऑफर, ओपन मार्केट ऑफर और ऑड लॉट अनलेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड। However, special is not required if it is up to 10%, ठीक है, सब आप पता ही है आपको, पूरा ये लॉ है। और फिर है एप्लीकेशन, ध्यान दो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन द गिवन केस कंपनी डिजायर टू बाय बैक टू द एक्सटेंट ऑफ 9% बाय वे ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, ठीक है, ये मेंशन करना जरूरी है। However, as per the above regulation, board resolution should be passed at its meeting, ये इंपॉर्टेंट है, at its meeting होनी चाहिए and not through circulation. Therefore, with reference to the above of stated provisions, proposal of buyback is not valid, ठीक है। बहुत ही हाईली टेक्निकल क्वेश्चन था ये, हाईली टेक्निकल क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब ख्याल में आ गया आपको, आई थिंक सो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आ जाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, Can a company buy back its own shares or other specified securities through negotiated deals or any private arrangements? बोलो, क्या बायबैक नेगोशिएटेड डील्स या प्राइवेट अरेंजमेंट से किया जा सकता है? आंसर है नो, अलाउड ही नहीं है। 3 ही मेथड अलाउड है। टेंडर ऑफर, सबको 1 to 1 प्रपोर्शनेट ऑफर दो, या तो ओपन मार्केट से ले लो स्टॉक मार्केट के थ्रू, या ऑड लॉट ले लो।
इसके अलावा और कोई भी तरीका अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप 1-to-1 नेगोशिएटेड डील से या प्राइवेट अरेंजमेंट से बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स या सिक्योरिटीज नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये रेगुलेशन में वही याद नहीं रह पाएगा आपको। एज पर बायबैक रेगुलेशंस, कंपनी शेल नॉट बायबैक थ्रू नेगोशिएटेड डील्स वेदर ऑन और ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और थ्रू स्पॉट ट्रांजैक्शन और एनी प्राइवेट अरेंजमेंट। 1-to-1 आप ले ही नहीं सकते किसी से भी, सबको ऑफर देना पड़ता है, ठीक है। तो कंपनी में बायबैक कैसे कैसे कर सकते हैं वो भी बताना ही पड़ेगा आपको। वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, पहला है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ प्रपोर्शनेट बेसिस थ्रू टेंडर ऑफर। सबको ऑफर देना पड़ेगा प्रपोर्शनेट, जितना उनका होल्डिंग है। या तो आप ओपन मार्केट से ले लो, ओपन मार्केट से भी या तो आप बुक बिल्डिंग से ले लो, या तो एक्चुअल स्टॉक मार्केट से ले लो एज ए इन्वेस्टर, जैसे बाकी लोग खरीद बेच रहे हैं वैसे ले लो, या फिर आप ऑड लॉट होल्डर से ले लो, ठीक है। प्राइवेट नेगोशिएटेड डील्स कहीं भी अलाउड है ही नहीं, ठीक है। क्लियर है, ये भी बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चन था। क्लियर है, बढ़े आगे। चलो थर्ड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए इसके पीछे का लॉ, कि इसके लिए रिजर्वेशन रखना होता है, ठीक है। रिजर्वेशन का कंसेप्ट है फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स एंड रिजर्वेशन इज 15%, 15% ऑफ द बायबैक प्रपोज्ड, और जो भी उसका प्रोपोर्शनेट स्मॉल शेयर होल्डर्स का होल्डिंग है विच एवर इज हायर, 15% ऑफ द बायबैक और देयर प्रोपोर्शनेट होल्डिंग विच एवर इज हायर, इतना रिजर्वेशन उनके लिए आपको रखना होगा। तो ये उसकी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन है, ध्यान दो। टेक्नो ग्रो लिमिटेड अप्रूव्ड बायबैक प्रपोजल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स। ध्यान दो, 2 लाख इक्विटी शेयर्स का पूरा प्रपोजल है। 2 लाख इक्विटी शेयर्स in its board meeting on 25th April. The record date was fixed on 25th June and the closing market price of NSE on 25th April and 25th June. ये भी एक कंफ्यूजिंग एरिया है कि बोर्ड मीटिंग का डेट है 25th अप्रैल और रिकॉर्ड डेट अलग से अनाउंस होती है, वो है 25th जून। तो कौन से डेट की शेयरहोल्डिंग देखनी होती है, कौन से डेट से पता करोगे कि कौन एलिजिबल है टू पार्टिसिपेट इन द बायबैक? ये भी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। एक बोर्ड मीटिंग की डेट दे दी है और एक रिकॉर्ड डेट दी है, ठीक है, और दोनों डेट के प्राइसेस भी दिए, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विच इज एलिजिबल टू बी टेंडर्ड बाय स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी, राउंड ऑफ टू द लोअर होल नंबर, ठीक है। लोअर होल नंबर पे आपको राउंड ऑफ करना है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि यार पूरे शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए पूरे के लिए पूछना है या इंडिविजुअल, एक स्मॉल शेयर होल्डर कितना शेयर टेंडर कर सकता है, ये इंडिविजुअल पूछा है या टोटलिटी में पूछा है, ये नहीं बताया। तो इसीलिए आंसर दोनों लिखे हुए हैं, पूरा का भी बताओ और इंडिविजुअल भी बताओ, ठीक है। सबसे पहले क्लियर करो कि डेट का क्या मसला है। डेट का क्या मसला है? डेट आपको पता ही है, रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट। रिकॉर्ड डेट होती ही क्यों है, मुझे बताओ। रिकॉर्ड डेट होती ही क्यों है? एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए होती है, डिविडेंड में भी होती है, हर जगह होती ही है। क्लियर है, रिकॉर्ड डेट होती ही इसलिए। तो अगर आप ये कहोगे कि नहीं डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग पे देखेंगे, अबे तो फिर रिकॉर्ड डेट का मतलब ही क्या रहेगा? क्यों रिकॉर्ड डेट अनाउंस होती है? अरे रिकॉर्ड डेट अनाउंस ही इसीलिए होती है टू डिसाइड द एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हु विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द बायबैक ऑफर। तो रिकॉर्ड डेट यहां पे अप्लाई होगी और रिकॉर्ड डेट है 25 जून। तो 25 जून का जो प्राइस है दैट इज 2514.05, ये हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करेंगे और डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग और उसका प्राइस कंप्लीटली इग्नोर होगा इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फिर है नंबर ऑफ शेयर्स बताओ। तो ठीक है, पहले आप ये लिख लेना कि कौन सी डेट का देखेंगे। फिर पहला है ओवरऑल। ओवरऑल तो बहुत आसान है कि पूरा जो ऑफर है बायबैक का उसका 15%। चिल्लर क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, अगर ऐसा देखेंगे तो ओवरऑल लेवल पे पूरे कैटेगरी के लिए 30,000 शेयर्स आपको रखने हैं। उनका प्रोपोर्शनेट होल्डिंग कितना है वो दिया हुआ नहीं है। कंपनी का पूरा कैपिटल कितना है और कितना स्मॉल शेयर होल्डर्स होल्ड करते हैं, ये जो रेशो होता है वो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ 15% ही लेना होगा, पर थ्योरी लिखते समय आप लिख सकते हो पूरा 15% और देयर प्रोपोर्शनेट होल्डिंग विच एवर इज हायर। और सेकेंड अब जो आएगा वो है इंडिविजुअल। एक स्मॉल शेयर होल्डर मैक्सिमम कितने शेयर टेंडर कर सकता है? तो इसकी डेफिनेशन आपको पहले पता होनी चाहिए कि स्मॉल शेयर होल्डर होता कौन है, जो 2 लाख तक इन्वेस्ट करता है। तो आपको वो अज्यूम करना पड़ेगा।
कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना है। मैक्सिमम स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में एक इन्वेस्टर कितने वैल्यू के शेयर्स होल्ड कर सकता है, 2 लाख। तो सपोज उसने मैक्सिमम पूरे 2 लाख वैल्यू के शेयर्स होल्ड किए, तो उसके पास कितने शेयर्स होंगे एज ऑन द रिकॉर्ड डेट, ये आपको निकालना है कि भाई कोई शेयर होल्डर है, उसने 2 लाख रुपए के मतलब इशू प्राइस या जो मार्केट प्राइस है, वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से उतने वैल्यू के शेयर्स उसके पास हैं, तो कितने शेयर्स होंगे वो आपको निकालना है। तो रिकॉर्ड डेट पे क्या प्राइस है उसे डिवाइड कर लो, टोटल 2 लाख का वैल्यू होगा और क्या प्राइस चल रही है 2514.05, यहां प्राइस की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पता चलेगा नंबर ऑफ शेयर कि 2 लाख रुपए जिसने इन्वेस्ट किए हुए हैं उसके पास शेयर्स कितने होंगे, उतने ही वो टेंडर कर पाएगा 2 लाख तक। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2514.05, सो दिस विल कम टू 79.55 और यहां वो ब्रैकेट का आपको यूज करना है, राउंड ऑफ टू लोअर होल नंबर दैट इज 79। ठीक है, तो 79 और लेस जिनके पास भी शेयर्स हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में क्या होगा, 79 और लेस शेयर्स जिनके पास भी हैं एज ऑन रिकॉर्ड डेट दे कैन पार्टिसिपेट एज अ स्मॉल शेयर होल्डर इन दिस रिजर्वेशन कैटेगरी। ठीक है, तो ये पूरा इसका बैकग्राउंड है। फटाफट देख लेते हैं आंसर कैसे लिखना है आपको, आ जाओ। ठीक है, ये रेगुलेशन ध्यान मत देना। तो लॉ बोलता है 15% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंटाइटल एज पर देयर शेयर होल्डिंग विच एवर इज हायर, ये पूरा रूल है। शेल बी रिजर्व फॉर स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी, तो इस हिसाब से क्या आएगा 2 लाख इंटू 15% दैट इज 30,000, क्योंकि उनका प्रपोर्शनेट होल्डिंग कितना है वो दिया हुआ नहीं, तो सेकेंड पार्ट आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। और फिर डेफिनेशन भी दी है, क्योंकि इंडिविजुअल आप निकालोगे क्या, कैसे आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा ना कि एक शेयर होल्डर स्मॉल शेयर होल्डर कितने वैल्यू के शेयर होल्ड कर रहा है, तभी तो आप नंबर ऑफ शेयर निकाल पाओगे ना, बिना वैल्यू के नंबर ऑफ शेयर निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप मैक्सिमम ले रहे हो कि एक स्मॉल शेयर होल्डर फॉर बीइंग अ स्मॉल शेयर होल्डर मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है, 2 लाख। ठीक है, तो हम वो डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। स्मॉल शेयर होल्डर मींस हुज मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग प्राइस या जो भी है, ठीक है, इज नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रिकॉर्ड डेट का हम डेट लेंगे, लिखा हुआ है देखो, क्लोजिंग प्राइस ऑन रिकॉर्ड डेट 2/14, तो कितने शेयर्स एलिजिबल होंगे 79.55 विच इज 79 शेयर्स। तो 79 और लेस जिनके पास भी शेयर्स होंगे ऑन रिकॉर्ड डेट वो स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल होंगे, और 79 के ऊपर जिनके पास भी शेयर्स हैं वो स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका वैल्यू 2 लाख क्रॉस कर चुका होगा, एंड बाय दैट क्रॉसिंग द लिमिट दे विल नॉट बी एलिजिबल अंडर स्मॉल शेयर होल्डर रिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, तो लिखा हुआ है हेंस इक्विटी शेयर होल्डर हैविंग नॉट मोर देन 79 शेयर्स ऑफ टेक्नो लिमिटेड टेक्नो ग्रो शैल बी क्लासिफाइड एज स्मॉल शेयर होल्डर्स, जो उस रिजर्व्ड कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? मैं समझ सकता हूँ काफ़ी बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा, तो उनका चेहरा मुझे इमेजिनेशन में आ रहा है, तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा उनको। तो पढ़ो बेटा, पढ़ो, कवरेज बढ़ाओ, हर चीज़ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो बढ़े आगे, लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। The following is an extract of balance sheet of Alpha Limited. Equity share capital 50,000 shares of 10 each, 10% debenture capital 20,000 debentures of 10 each, पूरा capital दिया है। On 21st April, the board of directors decided to buy back 5,000 equity shares, 5,000 equity shares out of 50,000 shares, जो exact 10% होता है, for which they would call in EGM. In the year 2016, company has defaulted. अब EGM की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है, EGM की जरूरत नहीं है, खैर छोड़ो, वैल्यू बायबैक प्राइस ही नहीं दिए, बायबैक प्राइस ही नहीं दिए तो आप कुछ निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, लिख लेना, बायबैक प्राइस नहीं दी है, सिर्फ बायबैक के शेयर्स दिए हैं, प्राइसिंग दिया ही नहीं है, तो आप कुछ निकाल नहीं पाओगे, और क्वेश्चन उसके बारे में है भी नहीं, लिखा हुआ है, चलो वो ईजीएम होल्ड करेंगे, उनकी इच्छा। द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन टू बैंक अमाउंटिंग टू 25 करोड़ विच वॉज रेमिडीड इन 2017, कमेंट ऑन द अबव सिचुएशन। अब ये बिल्कुल भी काफी लोगों के पल्ले पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो प्रोविजो, वो एक पैराग्राफ नहीं पढ़ा होगा।
उसमें एक पैराग्राफ है कि अगर डिफॉल्ट चल रहा है या नहीं चल रहा तो भाई रेमेडी हो चुका है, कम से कम उसको 3 साल हो गए, तो आप एलिजिबल होंगे बायबैक के लिए। तो कौन एलिजिबल होगा बायबैक के लिए? जिसका डिफॉल्ट चल ही नहीं रहा, और डिफॉल्ट अगर पास में था भी तो उस डिफॉल्ट को रेक्टिफाई या रेमेडी किए हुए 3 साल हो चुके, तो वो एलिजिबल होंगे। तो कौन एलिजिबल नहीं है? 2 लोग एलिजिबल नहीं होंगे। एक है जिनका डिफॉल्ट चल रहा है, अभी भी डिफॉल्ट चल रहा है, रेमेडी तक नहीं हुआ, तो जब तक वो रेमेडी नहीं होता, उसको 3 साल नहीं होते, तब तक आप एलिजिबल नहीं रहोगे बायबैक के लिए। तो जिनका डिफॉल्ट चल रहा है वो तो बायबैक के लिए एलिजिबल होंगे ही नहीं, और जिनका नहीं चल रहा, पास में था पर वो पास में अभी भी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो वो भी लोग बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जो कि इस केस में है। अभी चल नहीं रहा, हम कहां हैं? 21 अप्रैल 2016 में 2018 में डिफॉल्ट हुआ था 2016 में, और बाकायदा 2017 में रेमेडी हो चुका है, मतलब आज की डेट में डिफॉल्ट नहीं है, पर उतने से भी काम चलेगा नहीं। आज की डेट में डिफॉल्ट नहीं है, उससे काम नहीं जमेगा। पिछले 3 सालों तक आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो 2017 में ही आपने रेमेडी किया था, रेमेडी किए हुए 3 साल हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप बायबैक कर सकते हो। तो यहां 3 साल कंप्लीट नहीं हुए, एग्जैक्ट डेट्स नहीं दिए हैं, बट स्टिल ईयर से ही आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। 2017 में ही रेमेडी हुआ है और 2018 में ही आप बायबैक करने चले हो, नहीं कर सकते। 3 साल का लॉक इन रहेगा, 3 साल तक आप बायबैक नहीं कर सकते। तो उस पैराग्राफ पे एक क्वेश्चन है, कंडीशंस ऑफ बायबैक में कंडीशन आती है, तो उस पे बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। और जो चीजों को हम ऐसे ही ले लेते हैं हवा में, ये उस पे क्वेश्चन है कि किसी ने सीरियसली नहीं लिया होगा उस क्लॉज को, पर उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ो, हर क्लॉज को पढ़ो, हर क्लॉज को इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ो, ठीक है? एज पर द बायबैक regulations, company shall not directly indirectly purchase its own securities or other specified securities if a default is made by the company in respect of deposits accepted before or after the commencement of Companies Act, interest thereon, redemption of debentures, preference shares, dividend और interest thereon, ठीक है? टर्म लोन सब इंक्लूडेड है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ बैंकिंग कंपनी। क्लियर है? इस केस में लिखा हुआ है लोन किसका है? बैंक का है। लोन किसका है? बैंक का है, और लोन है, और इंटरेस्ट का आपका डिफॉल्ट चल रहा है, तो मतलब ये कवर्ड है। कवर्ड है कि नहीं वो भी चेक करो। लोन किसका होना चाहिए? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। काय का डिफॉल्ट होना चाहिए? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। फिर उसमें डिपॉजिट भी है, डिपॉजिट का प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट, इवन प्रेफरेंस शेयर्स भी कवर्ड है, प्रेफरेंस शेयर्स या उसका डिविडेंड, ठीक है? सब कवर्ड है। तो इनमें से कोई भी डिफॉल्ट हो गया है, डिफॉल्ट चल रहा है, तो आप बायबैक नहीं कर सकते। मेन क्लॉज क्या है? डिफॉल्ट चल रहा है तो नहीं कर सकते, लेकिन पास में था तो उसके लिए नीचे प्रोविजो दिए। इस पे पूरा क्वेश्चन है। However, buyback is not prohibited if default is remedied. डिफॉल्ट रेमेडी हो चुका है, आपने पैसा दे दिया है, एंड a period of 3 years have lapsed after such default ceased to subsist. तो जब से रेमेडी हुआ है वहां से 3 साल हो चुके होने चाहिए, तो आप प्रोहिबिटेड नहीं हो फ्रॉम बायबैक। तब तक मतलब आप प्रोहिबिटेड माने जाओगे, और फिर वो फाइनल आंसर आएगा कि 3 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। इन द गिवन केस अल्फा लिमिटेड डिफॉल्टेड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द ईयर 16, वो खैर कोई काम का नहीं है, रेमेडी से गिनते हैं। ऑल्दो द कंपनी हैज मेड good the default in 2017, but the statutory period of 3 years have not lapsed, hence company cannot proceed the buyback of shares. ठीक है? 3 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, 1 ही साल हुआ है। क्लियर है? बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स पे है, इस वर्ड्स पे क्वेश्चन है, इस वर्ड्स पे क्वेश्चन है। देख लो भाई, अच्छे से देख लो। चलो बढ़े आगे, आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी एस्क्रो पे है, ये भी एस्क्रो पे है, इसलिए मैं कह रहा हूं एस्क्रो एस्क्रो एस्क्रो, तीनों के एस्क्रो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? दिक्कत नहीं होगी। बोलो, PQR लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी and is intending to buy back of its equity referring to the SEBI buyback regulation. Explain the following: manner of deposit in escrow,
हाउ कैन एन अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर टेंडर इट्स शेयर्स फॉर बायबैक एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ बायबैक? ठीक है, बोलो मैनर ऑफ डिपॉजिट क्या होगा? मैनर कैश या आई थिंक इसमें दो है, इसमें दो है, सिर्फ दो ही है इसमें, एक है कैश और एक है बैंक गारंटी, इसमें दो ही है। ठीक है, और अनरजिस्टर्ड वही डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है अटैच करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। और टाइम लिमिट बायबैक का होता है 1 ईयर, याद आ रहा है कुछ? बायबैक 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन, जो भी रेजोल्यूशन अप्लाई होता है 10% से कम था तो बोर्ड रेजोल्यूशन ही पास हुआ होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन से विद इन 1 ईयर आपको बायबैक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। और अगर एसआर पास हुआ था तो एसआर से 1 ईयर के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सिंपल है ये, फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बोलो, तो पहला है आपका, कुछ मेरे से गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ, इसमें 100 करोड़ है, सॉरी, यस वही मैं कह रहा हूं, फर्क समझो। एसएसटी में भी स्लैब वाइज है लेकिन वहां 500 का कट ऑफ है, स्लैब्स 500 के कट ऑफ से डिवाइड किए गए हैं, यहां पे 100 करोड़ के कट ऑफ में। ठीक है, 100 करोड़ के कट ऑफ में, अप टू 100 करोड़ सेम 25%, और एक्सीड्स 100 करोड़ है तो पहले के लिए 25% और ऊपर के लिए 10%, परसेंटेज सेम है। कट ऑफ जो है, डिवाइडिंग अमाउंट जो है कैटेगरी बनाने के लिए वो अलग है। एसएसटी में है 500 और यहां पे है 100। ठीक है, तो ये सब दिया है भाई, सिक्योरिटी ऑफ परफॉर्मेंस के लिए एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा, डिपॉजिट, ठीक है, सम बिफोर द ओपनिंग ऑफ ऑफर। ठीक है, टाइमिंग भी अलग है इसकी, ऑन और बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर, बायबैक ऑफर ओपन करने के पहले। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट वगैरह नहीं होती। तो टाइमिंग है बिफोर ओपनिंग ऑफ ऑफर। अमाउंट कैसे निकालेंगे? 100 करोड़ का कट ऑफ है, अप टू 100 है तो 25%, उसके ऊपर है तो 100 तक 25% ही अप्लाई होगा, और 100 के ऊपर वाला जो पार्ट है उस पर 10%। क्लियर है? फिर अनरजिस्टर्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अनरजिस्टर्ड में ऑल्सो टेंडर शेयर्स फॉर बायबैक। अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या है? जिनके जो ट्रांसफरी हैं, जो ट्रांसफरी हैं और जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में अभी तक चढ़ा नहीं है, पर वो ट्रांसफरी हैं, उन्होंने पैसे दे दिए हैं, एक्चुअल में ओनर बन चुके हैं, लेकिन उनका नाम अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल है, तो उसको कहते हैं अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स में ऑल्सो टेंडर शेयर्स फॉर बायबैक बाय सबमिटिंग ड्यूली एग्जीक्यूटेड ट्रांसफर डीड। ठीक है, ट्रांसफर डीड भेजो फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन हिज नेम अलॉन्ग विद द ऑफर फॉर्म। ठीक है, जो ऑफर फॉर्म है डाउनलोड करके भी प्रिंट करके भेज सकते हो, एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एज में बी रिक्वायर्ड इफ एनी। ठीक है, वो मतलब सेबी गाइडलाइंस में अलग से सर्कुलर के थ्रू दिया जाता है। तो सवाल है, टेंडर कर सकता है क्या? यस कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और बाकी सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वो अप्लाई कर सकता है। और फिर कितने समय में बायबैक होना चाहिए? 1 ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन एज द केस में बी, बोर्ड रेजोल्यूशन और एसआर एज द केस में बी। ठीक है, क्लियर है क्या? ये थोड़ा सिंपल है, सिर्फ एस्क्रो का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। आगे बढ़ते हैं सर, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, आ जाओ, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आ जाओ। आंसर द फॉलोइंग विथ रीजंस। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस हैं और आपको बताना है विथ रेफरेंस टू सेबी बायबैक वेदर दीज बायबैक आर एज पर द प्रोविजंस। ठीक है, मतलब एज पर द रेगुलेशंस वैलिड है या नहीं है। नंबर 1, द कंपनी कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेस ओन शेयर्स थ्रू एनी सब्सिडियरी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडियरी। ये तो स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है, याद आ रहा है? इवन कंपनीज एक्ट में भी प्रोहिबिटेड है, सेक्शन 70, कि आप अपने ही शेयर्स सब्सिडीज के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडी, स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो एज पर द प्रोविजंस नहीं है, गलत है। फिर ए कंपनी हैज मेड बायबैक आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर, ये भी मना किया हुआ है कि सेम शेयर्स का अर्लियर इशू का पैसा आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी गलत है, मतलब एज पर द प्रोविजंस सही नहीं किया इन्होंने। फिर ए कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज्ड नॉट टू अलाउ बायबैक ऑफ शेयर्स अनलेस कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन इज इफेक्टेड, तो ये सही है। ये एडवाइस जो कंपनी सेक्रेटरी ने दी है ये सही है कि जब तक आप एक्चुअल में शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं करते बायबैक अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ वापस लेके अपने पास रख नहीं सकते, यही मैंने आपको बताया भी था, अकाउंट्स में भी यही बताता हूं। बायबैक करके वो शेयर्स अपने ही शेयर अपने पास रख नहीं सकते, उसको एक्सटिंग्विश करना जरूरी है।
एक्चुअल शेयर कैपिटल रिड्यूस करना जरूरी होता है, इसीलिए एक्सटिंग्विशमेंट का क्लॉज आता है, 7 डेज के अंदर एक्सटिंग्विशमेंट भी करना होता है, तो ये सही है। कंपनी हैज प्रोहिबिटेड फ्रॉम बायबैक whose default is remedied and a period of 2 years has lapsed after such default cease to subsist। तो ये भी सही है, लिखा है ना, हैज प्रोहिबिटेड, कंपनी हैज प्रोहिबिटेड फ्रॉम बायबैक, सही है ना, क्योंकि 2 years ही हुआ है। कब अलाउड होता है? 3 years होने के बाद। यहां लिखा है 2 years ही हुआ है, तो सही है, प्रोहिबिट किया है तो अच्छी बात है ना, सही है, एज पर द लॉ है। और फिर है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिनाइड द ऑफर फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स फॉर 16% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व टू बी मेड फ्रॉम ओपन मार्केट। ये भी अगर पढ़ा होगा तो ख्याल आएगा ये भी बहुत अंदर का पॉइंट है, आई थिंक पढ़ा होगा काफी बच्चों ने, कि ओपन मार्केट में एक लिमिट होती है, ओपन मार्केट से भी एक लिमिट होती है, वो होती है 15%। शेयर होल्डर्स का रिजर्वेशन, स्मॉल शेयर होल्डर का रिजर्वेशन में 15% आता है, वो अलग है, और ये थोड़ा अलग है कि ओपन मार्केट से ले रहे हो तो उसमें भी मैक्सिमम 15% ही आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है 16, कि आप वो लिमिट से ज्यादा ले रहे हो, तो सही है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसलिए डिनाई किया, मतलब ये भी सही है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ ही है, ठीक है। तो ऐसा है, सिंपल है। बोलो, थ्रू सब्सिडरी ये है, तो स्टेटमेंट इज नॉट एज पर द प्रोविजंस ऑफ बायबैक रेगुलेशंस, कि आप अपनी ही सब्सिडरी है, किसी भी सब्सिडरी के थ्रू शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते अपने ही। फिर है अर्लियर इशू का पैसा यूज कर लिया, ये भी गलत है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट एज पर द प्रोविजंस, अपने अर्लियर इशू के सेम काइंड के शेयर्स के पैसे बायबैक में यूज नहीं कर सकते या उसको बायबैक नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ये सही था, दिस स्टेटमेंट इज एज पर द रेगुलेशंस, की बायबैक अलाउड नहीं किया क्योंकि उन्होंने कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन नहीं किया था। कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन करने के बाद ही, मतलब बायबैक तभी अलाउड होता है जब आप उसका कॉन्सिक्वेंट कैपिटल इक्विटी रिड्यूस करोगे, तो ये सही है। फिर ये भी सही था क्योंकि सिर्फ 2 years ही हुए हैं इसलिए मना किया। और फिर है कि ये भी सही था, डिनायल, क्योंकि ये 16% था, अलाउड है 15%, 15 एक्सीड कर रहा था इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिनाई कर दिया, तो ये सही किया है, दिस इज एज पर द बायबैक रेगुलेशंस। क्लियर है? तो ये था आपका बायबैक के क्वेश्चंस, ठीक है, ये था आपका बायबैक का क्वेश्चन। तो टोटल 14 केस स्टडीज हमने पढ़े हैं, और आईसीडीआर और एलओडीआर की मिला के 11 + 14 25 केस स्टडीज सर आपकी खिदमत में रेडी हैं। अच्छे से देख लो, कवर कर लो, समझ लो, और जो जो गलतियां मैं आपको बता रहा हूं वो गलतियां अवॉइड करो, ठीक है। इम्प्रोवाइज करते जाओ धीरे धीरे, आपकी राइटिंग को, हैंड राइटिंग, अपना जो क्वालिटी ऑफ आंसर है उसको आप इम्प्रोवाइज करो, ठीक है। चलिए, तो वीडियो लाइक करना भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और भी वीडियोस आने वाले हैं, और वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।